हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी समृद्ध क्लासेज, जहां हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 6 टू 12 एनसीईआरटी बुक्स विद सॉल्यूशन। आज जो हमारा चैप्टर है थर्ड, हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। हेल्थ मीन्स होता है स्वास्थ्य, अल्टीमेट की अमूल्य, और ट्रेजर खजाना या फिर निधि। तो स्वास्थ्य एक अमूल्य खजाना, इस चैप्टर का हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसके साथ ही इसके अंदर जो हार्ड वर्ड आएंगे उसके मीनिंग भी देखेंगे। अगर चैप्टर का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है तो आप इजीली से इसके क्वेश्चन आंसर सोल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऊपर एक बुलेटिन बोर्ड यानी कि नोटिस बोर्ड जो दिया हुआ है यहाँ पर, इसमें देखते हैं कि क्या लगाया हुआ है, क्योंकि इस चैप्टर से जो रिलेटेड है यहाँ पर कुछ जो एक न्यूज की तरह दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 11.4% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज डायबिटीज, यानी कि 11.4% जो लोग हैं भारत के, जो जनसंख्या का, वो क्या है, डायबिटीज रोग से ग्रस्त है इसके अंदर। नेक्स्ट है मोर देन 100 मिलियन पीपल इन इंडिया आर डायबिटीज, आईसीएमआर रिपोर्ट, यानी कि आईसीएमआर रिपोर्ट के अनुसार 100 करोड़ से अधिक लोग मधुमेह से ग्रस्त है भारत में, जो ये रिपोर्ट बताती है। और उसके बाद है रिड्यूस ऑयल इन डाइट बाय 10%, यानी कि आपको अपने आहार में 10% तक तेल की मात्रा कम करनी चाहिए। ठीक है। फास्ट फूड इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डायबिटीज, और जो मधुमेह होने का मुख्य कारणों में से एक कारण है फास्ट फूड, जो आप बाहर का खाना खाते हो, समोसे, पकोड़े, मोमोज एक्सेट्रा जो भी है। नेक्स्ट है योगा फॉर द माइंड बॉडी एंड साउल, कि मन, शरीर और आत्मा के लिए जो योग। और एयर पोल्यूशन इज वन ऑफ द लीडिंग रिस्क फैक्टर फॉर हेल्थ, कि जो वायु प्रदूषण है वो स्वास्थ्य संबंधी संकट के मुख्य कारणों में से एक है, कारण है। ठीक है। नोटिस बोर्ड आप पढ़ रहे हो तो आपको भी कुछ माइंड में जा रहा होगा, आप भी नोटिस कर रहे होंगे इसके अंदर यहाँ पर। तो हो सकता है इस बोर्ड को आप पढ़ने के बाद आप कुछ चेंजमेंट करें अपने लाइफ के अंदर। जैसे कि एयर पोल्यूशन के अंदर आप भी धुआं वगैरह करते हो, कागज वगैरह जलाते हो, तो बंद कर दो जलाना, ये हेडिंग पढ़ने के बाद। और जो ऑयल ज्यादा खाते हो तो हो सकता है 10% आप भी अपने फूड के अंदर ऑयल कम कर दो। तो अराइव ऑफ मॉनसून लीड टू इंक्रीज इन मलेरिया एंड डेंगू का केस, कि मॉनसून में आने वाले मलेरिया और डेंगू ज्वर के मामलों में वृद्धि होती है, यानी कि जो इंक्रीज करता है ये मॉनसून के अंदर जो फीवर वगैरह जो आता है। तो मलेरिया और जो डेंगू, यहाँ पर डी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, मिसिंग है इसके अंदर प्रिंट में। तो डेंगू और मलेरिया का जो यहाँ पे कारण बनता है। नेक्स्ट है योगा रिड्यूस एनेक्सिटी एंड इंक्रीज कंसंट्रेशन, तो योग से व्यग्रता कम होती है और एकाग्रता बढ़ती है। ठीक है। एनेक्सिटी यानी कि जिस तरह से घबराहट वगैरह होती है, जो आपकी जो कंसंट्रेट नहीं कर पाते एक तरह से, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे, तो वो आपकी कम होती है उसके अंदर, यानी कि कंसंट्रेशन अच्छे से कर पाते हो, यानी कंसंट्रेशन आपकी जो बढ़ेगी यहाँ पर, और जो व्यग्रता, ध्यान जो आपका भटक जाता है, जो आप डर जाते हो एक तरह से, वो आपका यहाँ पे कम होता है। तो इसलिए आपको योग करना जरूरी है। 28.6 इंडियंस आर ओबेज, यानी कि 28.6% जो भारतीय है वो क्या है, स्थूल काय है। ओबेज का मतलब होता है फैट, यानी कि मोटा। तो इतने लोग जो इंडियन है वो मोटे हैं। मोटे मीन्स यानी कि हद से ज्यादा मोटे, ठीक है, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा, कि उन चलने में भी प्रॉब्लम होती है। डायबिटीज एंड हार्ट अटैक आर मोर प्रिविलेंट इन पीपल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, WHO, कि WHO के अनुसार जो दक्षिण पूर्व एशियाई लोग हैं मधुमेह और हृदयघात से अधिक पीड़ित होते हैं इंडिया के अंदर, जो हमारे यहाँ पर, उसके अकॉर्ड भी। और जो WHO की इसमें साउथ ईस्ट जो एशिया, ठीक है, एशिया का जो बता रखा है यहाँ पे, हमारा जो इंडिया का नहीं है, स्पेशल साउथ ईस्ट और एशिया का है यहाँ पे। ठीक है। रेगुलर हैंड वॉश रिड्यूस इन्फेक्शन बाई 50%, यानी कि 50% जो इन्फेक्शन होता है, जो संक्रमण होता है, वो कम हो जाता है अगर आप नियमित रूप से हाथ धोए तो। जैसे खाना खाने से पहले, बाहर से आते हो तब,
तो इस तरह से उसमें आपका 50% जो है रोगों का जो संक्रमण होना वो कम हो जाता है। एक्सेसिव स्क्रीन वॉचिंग लीड टू ड्राई आईज डिजीज इन चिल्ड्रन। कि स्क्रीन का अधिक समय तक देखने से बच्चों में जो सूक्ष्म नेत्र रोग होता है, यानी कि आंखें जो सूख जाती है, बिल्कुल आप देखते हो कि फोन वगैरह यूज करते हो तो उसके अंदर आपकी आंखें सूख जाती है, फिर आप सो ही जाते हो रखकर। तो उसमें क्या होता है, ज्यादा स्क्रीन का यूज करने से जो बच्चों की आंखें वगैरह है वो सूख जाती है, तो ये भी क्या है, एक तरह से नेत्र रोग है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर रिड्यूस केस ऑफ वाटर एंड वेक्टर होम वेक्टर बोर्न डिजीज। कि सुरक्षित पेयजल से जल और वेक्टर जनित रोगों से मामलों में कमी आती है, यानी जो पानी है वो सेफ ड्रिंकिंग, अच्छा साफ सुथरा, और जिससे क्या होता है पानी से जो कम बीमारियां होती है, ठीक है, बीमारियां घटती है। डाइट मंत्रा रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ऑयल एंड शुगर इन डाइट, यानी कि आहार मंत्र, आहार में तेल और चीनी की मात्रा कम करे। ये आहार का मंत्र है कि जो खाना खाते हैं उसके अंदर चीनी और तेल की मात्रा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तो इससे भी बीमारियां कम होती है। और एयर पोल्यूशन इज ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, कि वायु प्रदूषण एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति है। कि जो सब जगह जो एयर पोल्यूशन, तो ये क्या है, एक हेल्थ इमरजेंसी है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन स्क्रीन टाइम इन चिल्ड्रन लीड। ये हमारा हो गया, पढ़ लिया हमने, बिल्कुल बारीक है इसके अंदर, तो थोड़ा दोबारा से रिपीट कर दिया है, पता नहीं चला। इमर्जन इनटू सोशल मीडिया इज सुप्रिंग राइज इन ऑन लॉन लाइन, सॉरी लॉन लाइन सही है, यानी कि सोशल मीडिया में अत्यधिक समय व्यर्थ करने से एकाकीपन में वृद्धि। लॉन लाइन्स यानी कि आप कहते हैं लोनली, अकेलापन, लोन अकेला, लाइन्स यानी कि अकेलापन होता है। जो सोशल मीडिया में ज्यादा समय व्यर्थ करने से क्या होता है, अकेलेपन में वृद्धि हो रही है, कि सब लोगों में अकेलापन हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप अपने घर में देख लो, आपकी मम्मा भी फोन देख रही, आप भी फोन देख रहे हो, आपके पापा भी फोन देख रहे हैं, आपके ग्रैंडफादर मदर सभी इस तरह से वो अलग से बैठे हैं, तो क्या कर रहे हो, तीनों चारों सेपरेट हो, अलग अलग बैठे हो, अलग अलग कर रहे हो, तो सभी अकेले हैं, बस फोन में व्यस्त है। अगर सभी फोन छोड़ के एक साथ बैठेंगे तो क्या होगा, आपस में बातचीत होगी, एक दूसरे के दुख दर्द है वो बटेंगे, तो ये वही बात है कि इसमें अकेलापन होता है फोन यूज करने से, कि आपस में बातें नहीं हो पाती, और फिर उस पर वहीं पे क्या हो जाती है, अकेलापन होता है, दूरियां बढ़ जाती है। तो इस चैप्टर के अंदर चलो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो इसके अंदर जो दे रखा था, ये जो बुलेटिन बोर्ड लगा रखा था यहाँ पे, जो एक तरह से नोटिस बोर्ड जो खबर दे रखी थी, इसके अंदर जो चार्ट में यहाँ पर लगा रखी, तो ये हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड थी, ठीक है, यानी कि इस चैप्टर को समझाने के लिए जो सूचना पट है यहाँ पर, कि ये रोगों के बारे में बता रखा था, या कि इतने जो रोग होते हैं कैसे होते हैं, और कितने जो पॉपुलेशन है वो कैसे ग्रस्त है। तो आज जो हमारा चैप्टर है हेल्थ एंड अल्टीमेट ट्रेजर, यानी कि स्वास्थ्य अमूल्य जो खजाना है, इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। चैप्टर को ध्यान से पढ़ना, बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि आपसे हेल्थ से भी रिलेटेड है। इसके अंदर आप चैप्टर को पढ़ोगे तो आप भी इसको फॉलो करोगे अपने डेली लाइफ के अंदर, जो जो इसमें जो बता रखा है कि आपके लिए क्या बेनिफिट है और क्या जो हार्मफुल है, ठीक है, बोरिंग चैप्टर नहीं है ये। प्रोब एंड पॉन्डर। प्रोब मीन्स होता है खोजबीन, और पॉन्डर मीन्स विचार, तो खोजबीन और विचार। तो देखो यहाँ पर हमारे पैराग्राफ में पहले कुछ बता रखा, हम पढ़ लेते हैं कि हाउ डज योर बॉडी रिस्पॉन्ड टू एन इन्फेक्शन सच एज कॉमन कोल्ड। कि आपका शरीर सामान्य सर्दी जुकाम जैसे संक्रमण के प्रति कैसे अनुक्रिया करता है, ठीक है, रिस्पॉन्ड यानी कि अनुक्रिया करना, योर बॉडी यानी कि आपका शरीर, इन्फेक्शन की संक्रमण होता है, ठीक है, कॉमन कोल्ड जैसे जुकाम वगैरह में कैसे रिस्पॉन्स करता है। वे रेयरली सी केसेस ऑफ स्मॉल पॉक्स और पोलियो दीज डेज, बट डिजीज लाइक डायबिटीज एंड हार्ट प्रॉब्लम्स आर मोर कॉमन। वाई। कि वर्तमान में हम चेचक और पोलियो जैसे रोग कम ही देखते हैं, परंतु मधुमेह और हृदय संबंधी रोग अधिक सामान्य हो गया है, ऐसा क्यों, ठीक है। स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक, जिसको आप छोटी माता बोलते हो, और पोलियो आपको पता ही है, जो पोलियो जो भी एक रोग है। तो इसके अकॉर्डिंग जो डायबिटीज है, मधुमेह है, और जो हार्ट डायबिटीज, मधुमेह और हार्ट जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा हो गई है, ठीक है, ज्यादा इनके सामान्य ही हो गया है, सब में आता है, भाई क्यों। नेक्स्ट पॉइंट है कुड क्लाइमेट चेंज लीड टू न्यू टाइप ऑफ डिजीज। क्या जलवायु परिवर्तन नए प्रकार के रोगों की उत्पत्ति का कारण बन सकता है।
क्लाइमेट मीन्स जलवायु, ठीक है। तो क्या ये न्यू टाइप यानी कि जो नई प्रकार की जो डिजीज है, डिजीज मीन्स होता है बीमारी, ये जलवायु के परिवर्तन के कारण है। हाउ डू इमोशन लाइक स्ट्रेस और वोरी अफेक्ट अस एंड मेक अस सिक? तनाव या चिंता जैसे संवेग हमें किस प्रकार प्रभावित करते हैं एवं रोगी बनाते हैं? सिक मीन्स बीमार, या जो आप रोग भी बोल सकते हो, ठीक है, रोगी बनाते हैं। स्ट्रेस यानी कि तनाव, और जो वोरी चिंता, अफेक्ट यानी कि संवेग, ये इस तरह से हमें कैसे रोगी बनाते हैं। व्हाई डू सम ग्रुप ऑफ पीपल गेट अफेक्टेड मोर देन अदर ड्यूरिंग डिजीज आउटब्रेक्स? कि रोग के प्रकोप के समय कुछ वर्गों के लोग दूसरे वर्गों की तुलना में अधिक प्रभावित क्यों होते हैं? ठीक है। अब शेयर योर क्वेश्चन, कि यहाँ पर आपको अपने प्रश्नों को साझा कीजिए। तो यहाँ पर आपको कुछ जो प्रश्न बनाने इसके रिलेटेड, ठीक है। तो ये हमारे जो क्वेश्चन पूछ रखे थे इसके अंदर कि ऐसा क्यों है। यहाँ पर अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हेल्थ इज इट मोर देन नॉट फॉलिंग सिक? कि स्वास्थ्य है, हेल्थ मीन्स होता है स्वास्थ्य है, क्या रोग का नहीं होना ही मात्र स्वास्थ्य है? ठीक है, नॉट फॉलिंग सिक यानी कि बीमार नहीं होना ही क्या है कि स्वास्थ्य है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको अदर क्लासेस की वीडियो या इससे पहले के चैप्टर का एक्सप्लेनेशन या क्वेश्चन आंसर देखने हो तो नीचे मोर पर क्लिक कर लेना इस वीडियो पे, वहां पे आपको लिंक मिल जाएंगे। व्हाट डू द न्यूज clipping on the notice board tell you about people health in our country? सूचना पट पर लगी समाचार पत्री की जो करते हैं कि समाचार जो न्यूज क्लिपिंग थी जो हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं जो नोटिस बोर्ड के ऊपर, तो वो आपको क्या बताता है हमारे देश के जो पीपल के स्वास्थ्य के बारे में। इज बीइंग हेल्थ जस्ट अबाउट नॉट हैविंग डिजीज? क्या स्वास्थ्य रहने का अर्थ केवल रोग का ही नहीं होना है? हेल्थ ऑल्सो इंक्लूड फीलिंग गुड फिजिकली, स्टेइंग पॉजिटिव एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप? कि स्वास्थ्य में शारीरिक रूप से अच्छा अनुभव, पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक, ठीक है, स्टे सकारात्मक रहना, और पारस्परिक संबंधों को दृढ़ बनाए रखना भी सम्मिलित है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, ठीक है। ए हेल्थी पर्सन टेक केयर ऑफ देयर बॉडी, मेंटेन्स ए पॉजिटिव माइंडसेट एंड एंजॉय सोशल लाइफ। लेट अस नाउ एक्सप्लोर व्हाट इज ट्रूली मीन्स टू बी हेल्दी? कि मानसिक दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाए रखता है और सामाजिक जीवन का आनंद लेता है कौन? एक हेल्दी पर्सन यानी कि एक स्वास्थ्य व्यक्ति, एक स्वस्थ व्यक्ति। आइए अब हम खोजते हैं कि वास्तव में स्वस्थ होने का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में ये बता रखा है शॉर्ट में कि पूरा कि क्या बीमार नहीं होना ही क्या स्वस्थ होता है। तो कहना चाह रहा है कि जरूरी नहीं है कि बीमार नहीं है जब भी वो स्वस्थ है, स्वस्थ वही होता है जिसका पॉजिटिव थिंकिंग हो और साथ में कोई बीमारी भी नहीं हो और अपनी बॉडी को बनाए रखे यानी कि फिजिकली जो मेंटेन रखे और रिलेशनशिप भी उसके क्या है अच्छे से स्ट्रोंग हो और साथ में बॉडी की टेक केयर भी करता हो, तो ये भी जरूरी है तभी वो स्वस्थ है। तो इन सब के बारे में अब हम जानेंगे। तो एक्टिविटी दे रखी है हमारी, लेट अस रीड, आइए पढ़े। ए ग्रेड 8 स्टूडेंट मूव्ड टू ए न्यू स्कूल इन अनदर सिटी, यानी कि 8वीं क्लास का एक छात्र है जो एक नए स्कूल में जाता है, नए विद्यालय में प्रवेश लेता है दूसरे शहर में, विद नो फ्रेंड इन हिज न्यू एनवायरमेंट एंड बिजी पेरेंट्स, और वहां पर उसके नए एनवायरमेंट के अंदर जो वातावरण वहां पे कोई उसका फ्रेंड नहीं है और जो पेरेंट्स है वो भी बिजी है। ही फेल्ट लोनली, लोनली अकेला, फेल्ट महसूस करना, वो अकेला महसूस करता है। टू कोप द स्पेंड मोर टाइम ऑन हिज फोन एंड सोशल मीडिया बट हिज मेड हिम फील वर्स। एकाकीपन यानी कि अकेलापन, टू कोप ही स्पेंड मोर यानी कि अकेलापन दूर करने के लिए वो अपना अधिक समय मोबाइल फोन और सोशल मीडिया पर व्यक्त करने लगा, परंतु उसे उसका अकेलापन और अधिक बढ़ गया और उसने अपने मित्र बनाने का भी प्रयास किया किया बंद कर दिया, कि ही स्टॉप ट्राइंग टू मेक फ्रेंड्स, कि उसका अकेलापन और ज्यादा बढ़ गया, मित्र बनाना उसने बंद कर दिया। हेड हेडेक, सर दर्द होने लगा, लॉस्ट वेट,
वेट कम हो गया, एंड कुड नॉट स्लीप वेल, और अच्छे से सो भी नहीं सकता था, नींद भी नहीं आती अब उसको। ए डॉक्टर एडवाइज लेस स्क्रीन टाइम एंड मीटिंग ए काउंसलर्स, कि डॉक्टर ने एडवाइस दी कि कम जो स्क्रीन का यूज करो यानी कि फोन का, और उसने एक काउंसलर्स के लिए मीटिंग बिठाई, यानी कि मीटिंग कराई है काउंसलर से, यानी कि जो बातचीत करके पता लगाते हैं। काउंसलर वो होते हैं जो कोई बीमार हो जाते हैं, जिसको कोई बीमारी वगैरह नहीं होती लेकिन फिर भी इसमें से चिड़चिड़ापन वगैरह क्यों है, तो वहां पर कुछ जो लोग बैठ कर उससे बातचीत करके उसके मुंह से ही बातों बातों में ये उगलवाते हैं कि इसके अंदर यानी कि मेन प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, जैसे कि अब काउंसलर बैठेंगे तो उससे पता चलेगा कि इसके जो फ्रेंड नहीं है इसे अकेलापन फील होता है। तो द स्कूल काउंसलर्स अरेंज्ड हेल्प टू सपोर्ट हिम इनटू मेकिंग फ्रेंड एंड इम्प्रूविंग हिज हेल्थ। तो स्कूल के जो काउंसलर थे उन्होंने जो अरेंज किया उसके जो मित्र बनाने में सपोर्ट करेंगे, ये सपोर्ट करने के लिए, और उसके साथ ही यानी कि उसकी ताकि जो हेल्थ में इम्प्रूविंग हो। ठीक है, यानी कि सुधार हो। थिंक एंड रिफ्लेक्ट, कि सोचो और प्रतिक्रिया, यानी कि क्या प्रतिक्रिया हुई और इसके अंदर जो क्या सोचा। यहाँ पे व्हाट वाज द कॉज ऑफ द बॉय हेल्थ प्रॉब्लम, कि जो लड़के का जो स्वास्थ्य समस्या का कारण क्या था। हाउ डिड हिज हैबिट, उसकी आदत क्या थी, एंड सराउंडिंग अफेक्ट हिज वेल बींग, और उसके चारों तरफ का जो वातावरण है वो किस तरह से उसको प्रभावित कर रहा था। तो पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा तो आप बता सकते हो कि उसकी जो समस्या क्या थी और उसका जो क्या कारण था और उसकी जो हैबिट क्या थी, क्या आदत बन गई थी उसकी। ठीक है, एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो फुल फॉर्म है WHO यानी कि स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, वर्ल्ड यानी कि विश्व, हेल्थ स्वास्थ्य ऑर्गेनाइजेशन संगठन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हेल्थ इज डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज, कि जो स्वास्थ्य है वो पूर्ण शारीरिक मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य की स्थिति के रूप में प्रभावित परिभाषित यानी परिभाषित किया गया है। ठीक है, यानी कि स्वास्थ्य, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार WHO का मानना है कि स्वास्थ्य वही है जिसमें जो इंसान है पूरी तरह से इनकी फिजिकली हो और मेंटली भी जो स्वस्थ हो और साथ में जो सोशल तरीके से भी जो स्वस्थ हो और उसको कोई भी बीमारी नहीं हो, वो ही क्या है, स्वास्थ्य कहलाता है। ए हेल्दी पर्सन कैन परफॉर्म वेरियस टास्क मोर efficiently and cope well in different and difficult situation, कि जो एक हेल्दी पर्सन होता है, जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, वो सामान्य विभिन्न कार्यों को अधिक कुशलता से कर सकता है एवं भिन्न भिन्न तथा कठिन परिस्थितियों का भी भली भांति से सामना कर सकता है। ठीक है, यानी कि जो डिफिकल्ट जो कठिन सिचुएशन स्थिति होगी उसके अंदर भी, और मोर एफिशिएंटली यानी कि उसके अंदर जो एक कुशलता होती है ज्यादा टास्क यानी कि काम वगैरह करने की, और हर परिस्थिति के अंदर वो क्या करता है, सामना भी कर लेता है, वो एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है। ए हेल्दी पर्सन कैन एडजस्ट वेल विद पीर ग्रुप एंड अदर मेंबर ऑफ सोसाइटी। लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट हेल्थ, कि एक स्वस्थ व्यक्ति अपने साथियों और समाज के अन्य सदस्यों के साथ भली प्रकार से सामंजस्य बना सकता है। आइए स्वास्थ्य के विषय में अधिक जाने। पीयर्स मीन्स होता है यानी कि सहपाठी, जिस तरह से आपके सहपाठी होते हैं मित्र साथी। ठीक है, जो फ्रेंड होते हैं उसको पीयर बोलते हैं। ठीक है, फ्रेंड का ही जो सिनोमी वर्ड्स है। ठीक है, पीयर ग्रुप इसके अंदर। नेक्स्ट है आवर साइंटिफिक हेरिटेज, यानी कि हमारी जो वैज्ञानिक परंपरा। ठीक है, साइंटिफिक वैज्ञानिक और हेरिटेज यानी कि परंपरा। तो आयुर्वेदा टीच अस, आयुर्वेदा हमें पढ़ाते हैं या सिखाते हैं दैट ट्रू हेल्थ इज ए बैलेंस ऑफ बॉडी माइंड एंड सराउंडिंग, कि एक जो सही स्वास्थ्य है वो क्या है, मन शरीर और परिवेश का संतुलन। ठीक है, इनकी परिवेश का संतुलन, मन का और शरीर का, यानी कि एकदम चारों तरफ का जो वातावरण है वो उनका संतुलन ही क्या है, सच्चा स्वास्थ्य है। फॉलोइंग दिनचर्या यानी कि डेली रूटीन एंड ऋतुचार्या सीजनल रूटीन हेल्प मेंटेन दिस बैलेंस, यानी कि दिनचर्या और जो ऋतुचार्या होती है, जो सीजनल रूटीन होती है, वो सभी इनको बैलेंस यानी कि संतुलन करने में मदद करती है। ईटिंग फ्रेश यानी कि ताजा खाओ, वोलसम फूड सुटेड टू वंस प्राकृतिक यानी कि बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन इज असेंशियल।
अपनी प्रकृति के अनुकूल ताजा एवं पौष्टिक भोजन ग्रहण करना आवश्यक है। रेगुलर एक्सरसाइज, और रेगुलर यानी कि नियमित रूप से एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना, क्लीननेस साफ सफाई, रेस्टफुल स्लीप यानी कि आरामदायक नींद, एंड calm mind support overall well-being. This can also be achieved through practice like yoga, meditation, and mindfulness. शांत मन समग्र स्वास्थ्य प्राप्त करने में सहायक होते हैं और इस योग, ध्यान और सचेतना जैसे अभ्यासों के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, काल माइंड यानी कि शांत मन। ठीक है, काल मीन्स होता है शांत, और माइंड मतलब दिमाग या फिर मन इसके अंदर। हाउ कैन वी स्टे हेल्दी, हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। स्टेइंग हेल्दी मीन्स ईटिंग न्यूट्रिशन फूड, मेंटेनिंग हाइजेनिक, हाइजेनिक मीन्स होता है स्वच्छ, इनकी साफ सफाई रखना, स्टेइंग इन ए क्लीन प्लेस, एक्सरसाइजिंग रेगुलरली और गेटिंग प्रॉपर स्लीप, स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। कि स्वस्थ रहने का मतलब कि अच्छा जो न्यूट्रिशन पोषक भोजन खाना, और मेंटेनिंग साफ सफाई रखना, अच्छे प्लेस पर या क्लीन प्लेस पर रहना, रेगुलरली एक्सरसाइज करना और अच्छे से प्रॉपर नींद लेना, और जो अपने फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना, एंड हैविंग ए पॉजिटिव एटीट्यूड, और उसके साथ ही एक जो सकारात्मक जो सोच भी होनी चाहिए। व्हाट वी शुड डू एंड व्हाट शुड नॉट डू टू कीप आवर सेल्फ हेल्दी, कि क्या करे और क्या ना करे जो हमारे शरीर को हेल्दी रखे। तो फर्स्ट है एक्टिविटी, लेटस लिस्ट, क्या क्या एक्टिविटी दे रखी है इसके अंदर, कि चलो जो हम यहाँ पर एक लिस्ट बनाते हैं, एक सूची है इसके अंदर। तो यहाँ पर है फर्स्ट, list some good habits that your parents, teachers, and elder often encourage you to follow. How many of these are already a part of your daily routine? Which ones would you like to start following? Add to the list below. कि लिस्ट गुड हैबिट्स, हैबिट मीन्स होता है आदत, तो कुछ अच्छी आदतों की सूची बनाइए जिनका अनुपालन करने के लिए आप प्राय अपने पेरेंट्स यानी कि माता पिता से, अध्यापकों से और एल्डर यानी कि अपने बड़ों से, ऑफ्टन यानी कि प्राय, एनकोरेज यू टू फॉलो, कि आपको शिक्षक और उसके साथ ही वरिष्ठ जन जो आपको प्रेरित करते हैं। ठीक है, इसके अंदर ऑनकरेज का मीनिंग होता है कि प्रोत्साहित करना या फिर बढ़ावा देना। ठीक है, एनकरेज प्रोत्साहित करना या बढ़ावा देना, जो आपको अपने जो बड़े पेरेंट्स है या आपके अपने से बड़े बड़े हैं वो आपको जो प्रोत्साहित करते हैं या बढ़ावा देते हैं। हाउ मैनी ऑफ दीज आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ डेली रूटीन्स, और कितने ये सभी जो पहले से आपके डेली रूटीन के अंदर है, और इनमें से कौन सा है जो आप फॉलो करोगे। और अगर नीचे दिया हुआ है इसके अंदर यहाँ पे सूची में, तो नीचे दी गई सूची में उसको और जोड़िए। तो फर्स्ट है पॉइंट हमारा, कीप यूर सेल्फ क्लीन एंड मेंटेन पर्सनल हाइजीन, अपने आप को साफ रखे और स्वच्छता बनाए रखे। ठीक है, व्यक्तिगत को अपने जो व्यक्तिगत को भी यानी कि पर्सनल को भी मेंटेन पर्सनल हाइजीन, अपनी खुद की जो एक पर्सनल हाइजीन बनाइए, मेंटेन करें अपने आप को, और उसके साथ में अपने आप को भी आपको स्वस्थ रखना है। ईट ए हेल्दी एंड बैलेंस डाइट, स्वस्थ खाइए, स्वच्छ खाइए और उसके साथ ही बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार ले। एक्सरसाइज रेगुलरली, यानी कि नियमित रूप से एक्सरसाइज करें। मेक टाइम टू रिलैक्स और मेडिटेट एवरी डे, कि नियमित रूप से व्यायाम करें और फिर प्रतिदिन विश्राम और ध्यान के लिए समय निकालिए। ठीक है, मेडिटेट यानी कि ध्यान लगाना और रिलैक्स यानी कि आराम या विश्राम। नाउ थिंक अबाउट हैबिट, अब अपनी आदत के बारे में सोचिए, दैट आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, जो आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। एड मोर टू द लिस्ट बिलो, और जो नीचे दी गई सूची की आदतों को भी जोड़िए। फर्स्ट, स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन मोबाइल फोन्स और अदर डिजिटल स्क्रीन, कि मोबाइल फोन अथवा अन्य डिजिटल स्क्रीन पर बहुत अधिक समय व्यतीत करना। ईटिंग फास्ट फूड एंड अदर जंक फूड एवरी डे,
रोज यानी कि प्रत्येक दिन जंक फूड खाना या ईट जो फास्ट फूड खाना, इनके अन्य जो अस्वास्थ्य जो भोजन है, ठीक है, जो अस्वास्थ्य भोजन है उसको जंक फूड बोलते हैं। स्लीपिंग वेरी लेट, लेट सोना एंड नॉट गेटिंग इनफ स्लीप, और ज्यादा नींद नहीं लेना, इनकी पर्याप्त नींद नहीं मिलना। स्किपिंग मील्स यानी कि भोजन को छोड़ देना, स्पेशली ब्रेकफास्ट यानी कि ज्यादातर प्राय इसमें क्या होता है, ब्रेकफास्ट यानी कि जिसको आप छोड़ देते हो, मिस कर देते हो। तो टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी एंड माइंड इज इम्पोर्टेंट, ध्यान रखें अपने शरीर का, क्योंकि जो दिमाग है वो सबसे महत्वपूर्ण है। हेल्दी हैबिट्स सपोर्ट ए हेल्दी बॉडी एज वेल एज ए हेल्दी माइंड, कि जो स्वस्थ है आदत है वही आपकी जो स्वस्थ बॉडी को मेंटेन करेगा, सपोर्ट करेगा, और उसके साथ ही जो आपका माइंड है वो भी स्वस्थ रहेगा। डिस्कस यूर फाइंडिंग विद यूर फ्रेंड्स एंड टीचर्स, अपने फ्रेंड और टीचर से डिस्कस करें, चर्चा करें, ये सब पता करने के लिए कि फ्रॉम द एक्टिविटी यू पार्टिसिपेट इन एंड the discussion you may have realized that our health depend on many factors, these factors include our lifestyle कि how we live, हम कैसे रहते हैं, और our environment और जो हमारा वातावरण है, इनकी our surrounding जो हमारे चारों तरफ है। इसके अंदर कि आपको जिस क्रियाकलाप में आपने भाग लिया है उसका जो चर्चा करें, कि उसके उपरांत आपने उन्हें अनुभव किया होगा कि हमारा जो स्वास्थ्य है अनेक कारणों पर निर्भर करता है, ठीक है, रियलाइज किया होगा, अनुभव किया होगा या महसूस किया है, कारणों पर निर्भर करता है, और इन कारणों में हमारी जीवन शैली और हमारा जो पर्यावरण है वो भी क्या है, सम्मिलित है। तो मेंटेन ए हेल्दी लाइफ स्टाइल, इनकी स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाएं। फर्स्ट, eat a balanced diet with plenty of fruits, vegetables and whole grain, इनकी संतुलित आहार लीजिए जिसमें प्रचुर मात्रा में क्या हो, फल हो, सब्जियां हो, और साबुत अनाज भी सम्मिलित करें। होल ग्रेन यानी कि साबुत जो अनाज होता है, साबुत। अवॉइड प्रोसेस्ड फैटी और सर सुगरी फूड एंड ड्रिंक्स, प्रसंस्कृत यानी कि वसा युक्त तथा जो सुगर युक्त यानी कि शर्करा युक्त जो खाद्य है, फूड है, और पेय पदार्थों के सेवन से बचिए। स्टे फिजिकली एक्टिव बाई प्लेइंग आउटडोर, यानी कि बाहर खेले, फिजिकली एक्टिव रहोगे, वॉकिंग चले, रनिंग दौड़े, साइकिलिंग करें, साइकिल चलाए, और उसके साथ ही एक्सरसाइज करें। लिमिट स्क्रीन टाइम, और स्क्रीन टाइम जो आप देखते हो फोन वगैरह उसकी लिमिट बनाएं। एंड स्पेंड मोर टाइम इन नेचर, और ज्यादा से ज्यादा समय प्रकृति के साथ बिताएं। गेट इनफ स्लीप टू हेल्प यूर बॉडी एंड माइंड रेस्ट एंड रिकवर, ज्यादा से ज्यादा इनकी पर्याप्त नींद ले, जिससे आपके जो शरीर के अंदर और जो माइंड क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा, विश्राम करेगा, जिससे वो रिकवरी उसकी हो सके। और प्रैक्टिस योगा, योगा की प्रैक्टिस करें। सिंपल ब्रीथिंग एक्सरसाइज, साधारण जो श्वसन क्रिया वाली एक्सरसाइज ले, लाइक जैसे प्राणायाम, रेगुलरली रेगुलरली प्राणायाम करें, ठीक है, जो एक्सरसाइज का नाम है। से नो, नो कहे टू हार्मफुल सब्सटेंस, हार्मफुल मीन्स होता है हानिकारक, हानिकारक पदार्थों को। थिंग्स लाइक जैसे टैबको यानी कि तम्बाकू, एल्कोहल एंड एडिक्टिव ड्रग्स, और जो नशे वाली जो होती है, इसके अंदर ड्रग्स का मीनिंग यहाँ पे नशा भी हो सकता है, और एडिटिव ड्रग्स यानी कि जो आपको किसी चीज की लत है, ठीक है, वो भी हो सकती है। और ड्रग्स मीन्स यहाँ पर दवाई का भी यूज होता है बायो में। तो यहाँ पर यानी कि जिस चीज की आपको जो लत है उस लत से छुटकारा पाए या उससे बचे। नेक्स्ट है कीप द एनवायरमेंट क्लीन, कि वातावरण को यानी कि आपका जो एनवायरमेंट है उसे साफ रखे, साफ रखे। एक्टिविटी लेटेस्ट कंपेयर, लुक एट फिगर 3.3 ए एंड 3.3 बी, कि जो फिगर 3.3 ए और बी में देखिए, जैसा कि यहाँ पर आपका जो फिगर दिखा रखा है एक गार्डन का जो फिगर है, यहाँ पे बच्चे जो झूल रहे हैं, स्लाइड वगैरह जो कर रहे हैं। विच प्ले ग्राउंड वुड यू लाइक ए प्ले इन एंड वाई, कि कौन से प्ले ग्राउंड में आप जो खेलना पसंद करोगे और क्यों। मोस्ट ऑफ अस वुड लाइक टू प्ले इन द प्ले ग्राउंड शो इन फिगर 3.3 ए एज it is clean, well maintained, and look beautiful. The playground in figure 3.3b is polluted, dirty, unhygienic, and full of flies and mosquitoes. कि ज्यादातर जो 3.3a है इसके अंदर जो आप पसंद करोगे खेलना, क्योंकि ये क्या है, क्लीन है, साफ है, और अच्छे से जो इसमें मेंटेन किया गया है, और इसके साथ ही इसके अंदर जो क्या है, सुंदरता भी बनी हुई है। लेकिन जो ये वाला बी वाला दिखा रखा है इसके अंदर ये क्या है, पोल्यूटेड है यानी कि दूषित है, इसके साथ ये डर्टी गंदा भी है, और
जो स्वस्थ साफ सुथरा नहीं है। और इसके साथ इसके अंदर जो मक्खियां उड़ रही है, मच्छर उड़ रहे हैं, और यहाँ पे जो पोल्यूशन भी है इसके अंदर देख रहे हो, धुआं भी जो निकल रही है, ठीक है, पोल्यूटेड भी है। तो पीपल लिविंग इन सच एरिया में फॉल सिक मोर ऑफ्टन। तो इस तरह के जो एरिया के अंदर लोग रहते हैं वो ज्यादातर बीमार होते हैं। इन एडिशन टू inculcated good habits, including good habits and adopting a healthy lifestyle, we must keep ourselves and our surrounding clean। तो इसके साथ ही यानी कि हमें अच्छी हैबिट के साथ, अपनी अच्छी आदत के साथ, हमें अपनी जो हेल्थ की लाइफस्टाइल की जीवन प्रक्रिया को भी अडॉप्ट करने का, या जो ग्रहण करने का, या फिर उसको भी लेने जीवन लाइफस्टाइल को यानी बदलने की भी जरूरत है। यानी कि हमें अपने आप के साथ साथ जो हमारे चारों तरफ सराउंडिंग है, जो बाहर का है, उसे भी साफ रखना जरूरी है। हैव यू एवर फाउंड इन इट हार्ड टू ब्रीथ इन ए प्लेस विद ए लॉट ऑफ स्मोक और डस्ट? क्या आपने नहीं देखा कि जहां पर ज्यादा धुआं और डस्ट, धूल मिट्टी होती है, वहां पे सांस लेने में तकलीफ होती है उस स्थान पर? दैट इज बिकॉज, यह क्यों? क्योंकि क्लीन एयर एंड वाटर आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर हेल्थ, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य के लिए साफ हवा और पानी महत्वपूर्ण है। इन सिटीज, शहरों में, एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण फ्रॉम व्हीकल, व्हीकल से और फैक्ट्री से आता है, जो कैन काज प्रॉब्लम लाइफ कफिंग और अस्थमा, जो समस्या का कारण बनती है, खांसी का, और उसके साथ ही जो अस्थमा बीमारी होती है उसका। द एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI हेल्प अस नो हाउ क्लीन द एयर इज। एयर ए क्लीनर एनवायरमेंट हेल्प्स अस स्टे हेल्दी एंड फील बेटर। वायु गुणवत्ता सूचनांक, ठीक है, क्वालिटी होता है गुणवत्ता, और इंडेक्स सूचकांक। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स से हमें ये पता चलता है कि हम यहाँ पर ये बताने में सहायता करता है कि जो वायु है वो कितनी स्वच्छ है। और इसके अपेक्षा के जो स्वच्छ पर्यावरण हमें स्वस्थ रहने और अच्छा संतुलन बनाने में भी सहायता करता है, ठीक है। बट हेल्थ इज नॉट ओनली अबाउट द बॉडी, लेकिन जो स्वास्थ्य है वो केवल शरीर के बारे में नहीं है। आवर फीलिंग यानी कि हमारी जो फीलिंग है, भावनाएं हैं, ठीक है, और रिलेशनशिप और जो संबंध है, मैटर टू, वो भी मैटर करता है, कि वो भी महत्वपूर्ण है। इवन इफ वी ईट वेल एंड लाइव इन ए क्लीन प्लेस, यानी कि हम अगर अच्छा खाते हैं और साफ प्लेस पर रहते हैं, यानी कि स्वस्थ स्थान पर रहते हैं, वी मे नॉट फील गुड, लेकिन हम वहां पर महसूस अच्छा नहीं करते। इफ वी आर लोनली और अपसेट, यानी कि वहां पर हम क्या है, उदास है, और उसके साथ ही अकेले हैं। अपसेट मीन्स होता है उदास। स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड एंड फैमिली, टॉकिंग, लाफिंग एंड हैविंग फन हेल्प कीप आवर माइंड हेल्दी टू। यानी कि स्पेंड टाइम, यानी कि स्पेंड मीन्स बिताना, तो टाइम बिताएं अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, और बातें करें, हंसे, और उनके साथ जो मजाक वगैरह करें, ताकि जो हमारा माइंड है। नेक्स्ट आता है, हाउ डू वी नो दैट वी आर अनवेल? कैसे जाने कि हम अस्वस्थ है, यानी कि ठीक नहीं है। अनवेल मीन्स अस्वस्थ या फिर ठीक नहीं है। आवर बॉडी यूजुअली वर्क इन ए सर्टेन वे टू कीप अस हेल्दी। हमारी जो शरीर है या बॉडी है वो प्राय काम करती रहती है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। व्हेन वी फील अनवेल, जब हम अस्वस्थ महसूस करते हैं, इट मीन्स, इसका मतलब, समथिंग इनसाइड अस मे नॉट बी वर्किंग एज इट शुड, कि कुछ हमारे शरीर के अंदर ऐसा है जो काम नहीं कर रहा। वी मे हैव सिम्टम्स, इनके उसके कुछ लक्षण है, सच एज, जैसे पेन, दर्द, टायर्डनेस, थकान, और डाइजनेस यानी कि चक्कर आना, एंड साइन, और इसके साथ ही जो लक्षण, जैसे फीवर, बुखार, रैश, दाने, हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप, और स्वेलिंग, सूजन, दैट इंडिकेट वी आर अनवेल, ये हमें दर्शाते हैं कि हम अस्वस्थ हैं। ए सिम्टम्स इज व्हाट वी फील, एक लक्षण जो हम महसूस करते हैं, लाइक पेन, जैसे दर्द, यानी कि इसको केवल हम अनुभव कर सकते हैं। वाइल ए साइन इज, जबकि जो दूसरा साइन है, इज समथिंग, कभी कभी, दैट कैन बी सीन और मेजर, जिसे देखा जा सकता है और मापा जा सकता है, लाइक
हाई बॉडी टेम्परेचर, जैसे शरीर का उच्च तापमान। व्हेन वी हैव फीवर, जब हमें बुखार होता है। दिस हेल्प डॉक्टर अंडरस्टैंड्स, ये केवल डॉक्टर ही हमें समझा सकते हैं, डॉक्टर की मदद से ही हम समझ सकते हैं व्हाट माइट बी मेकिंग अस अनवेल, क्या है जो हमें अस्वस्थ बना रहा है। नेक्स्ट है डिजीज। डिजीज मीन्स होती है बीमारी, और व्हाट आर काजेस, क्या इसके कारण है, एंड टाइप्स और प्रकार। ए डिजीज इज ए कंडीशन, बीमारी वह स्थिति है दैट अफेक्ट द नॉर्मल वर्किंग ऑफ बॉडी एंड माइंड, जो सामान्य शरीर को और दिमाग को प्रभावित करती है। इट कैन हैपन, यह हो सकती है वहन जब वन और मोर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम स्टॉप फंक्शनिंग प्रॉपरली, कि जब एक या एक से अधिक अंग या अंग प्रणाली सुचारू रूप से कार्य करना बंद कर देती है। ऑर्गन मीन्स होता है अंग, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम यानी कि अंग प्रणाली। सम डिजीज आर काज बाई, कुछ जो बीमारी होती है किसके कारण, जर्म्स, जीवाणु के कारण, लाइक बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, कवक, वॉर्म्स यानी कि कीट, और इवन बाई प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ से, ठीक है। वॉर्म मीन्स कीड़ा या कीट। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, ये सारे क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है, केवल इनके अंदर एक ही सेल है। दीज डिजीज काज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस, और ये सभी जो रोग हैं उत्पन्न करने वाले इन जीवों को रोगजनक यानी कि रोगाणु कहा जाता है, ठीक है। यानी कि जो रोग इन जीवाणु के कारण उत्पन्न होते हैं उन्हें पैथोजन कहा जाता है, या फिर रोगजनक या रोगाणु हम इसको कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप डेफिनेशन बना सकते हो पैथोजन की, कि दो डिजीज विच आर caused by bacteria, virus, fungi, worm, even by protozoa are called pathogen, ठीक है। इनकी पैथोजन, these are pathogen disease. Other disease may result from poor nutrition or an unhealthy lifestyle। अब जो दूसरी जो बीमारी होती है उसका क्या कारण हो सकता है, परिणाम, कि कम जो न्यूट्रिशन, कि अल्पकालीन कुछ रोग जो हमारे अस्वस्थ जीवन शैली या जो कुपोषण के कारण होते हैं, ठीक है, पुअर न्यूट्रिशन यानी कि अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं लेना उसके कारण। और सम डिजीज लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम, अब कुछ जो बीमारियां होती है, जो बीमारियों की जो जीवन शैली होती है कुछ लंबी होती है और कुछ शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है, इनकी अल्पकालीन होती है। व्हाइल अदर कैन कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, और कुछ जो लंबे समय तक चलती है, एंड नीड रेगुलर ट्रीटमेंट और केयर, जिसको अच्छे से केयर की और ट्रीटमेंट यानी कि नियमित चिकित्सा और देखभाल की आवश्यकता होती है। डिजीज कैन बी ग्रुप इनटू टू मेजर टाइप बेस्ड ऑन देयर कॉजेज एंड हाउ दे स्प्रेड, कि जो बीमारियां होती है, रोग होते हैं, उनके कारण और संचरण के माध्यम के आधार पर दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। फर्स्ट होता है नंबर वन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, और सेकंड है कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है डिजीज के टाइप कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, ये 2 या 3 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन भी बनता है, और इसके अंदर डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है आपसे, पैथोजन क्या होता है, नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है, विद एग्जांपल, ध्यान रखना इसको। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, सम डिजीज like cancer, diabetes or asthma are not caused by pathogen and do not spread from one person to another. They are usually linked by lifestyle, diet and और environment। यानी कि कुछ रोग जैसे कैंसर हो गया, मधुमेह या अस्थमा, दमा, रोगजनकों के कारण नहीं होते और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। ये सामान्य जीवन शैली और आहार और पर्यावरण से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो नॉन कम्युनिकेबल की डिजीज की डेफिनेशन यहाँ पे आ जाएगी कि दो डिजीज विच आर नॉट स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, या नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू हेल्दी पर्सन, आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है। यानी कि ये वाली जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी कि असंचरीय रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेबल डिजीज, ये इसका अपोजिट है, डिजीज कॉज बाई जो पैथोजन की बीमारी काज बाई पैथोजन, पैथोजन के कारण होती है, आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। या फिर आप इसकी डेफिनेशन ये भी लिख सकते हो कि डिजीज विच आर काज बाई पैथोजन और कम्युनिकेबल डिजीज आर स्प्रेड बाई इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, ठीक है। इसके अंदर क्वेश्चन आंसर मैं कराऊंगी जब उसके अंदर आपको बता दूंगी एक्स्ट्रा क्वेश्चन के अंदर। अभी हम चैप्टर रीड कर लेते हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीज, डिजीज काज बाई पैथोजन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज, दे कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, और some example of communicable disease are typhoid, dengue, flu, chickenpox and COVID-19,
ठीक है। जो कोविड-19 आई थी क्या था, कम्युनिकेबल डिजीज, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर फैल गई थी। तो ये जो बीमारियां होती है पैथोजन के कारण होती है, और ये जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लग सकती है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर, और जो इसका उदाहरण है वो क्या है, टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, फ्लू, चिकन पॉक्स और कोविड-19। In recent years, non-communicable disease (NCDs) like diabetes, heart disease, and cancer have become more common in India. यानी कि यहाँ पे इन रिसेंट ईयर्स के अंदर, कि जो सालों में, यहाँ पे कुछ सालों में भारत में जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी कि एनसीडीएस, जैसे डायबिटीज, हार्ट डिजीज एंड कैंसर है, ये बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गई है इंडिया के अंदर। दिस इज हैपनिंग, ये क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ चेंजिंग इन हाउ पीपल्स लाइव, कि जीवन शैली के कारण, कि पीपल कैसे रहते हैं, सच एज ईटिंग मोर प्रोसेस्ड फूड, गेटिंग लेस एक्सरसाइज एंड लिविंग लॉन्गर लाइव्स, कि इसके अंदर जो ज्यादा से ज्यादा जो खाना खाना, जीवन शैली के अंदर की भोजन ग्रहण करना, अधिक मात्रा के अंदर जो भोजन ग्रहण करना, इनकी बार बार में बस खाते रहना, एक कोई टाइम शैली उसकी जो नई बनी है, जीवन शैली नहीं है उसकी, और व्यायाम कम करना, और उसके साथ ही जीवन प्रत्याशा का भी बढ़ना, getting is less exercise or living long lives. Today, आज most death in India are caused by NCDs. तो आज जो भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो मृत्यु होती है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के कारण होती है। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन these two types help us know how disease spread and how to prevent them. ये दोनों प्रकार की बीमारियां हमें ये समझने में जो मदद करती है कि कैसे ये रोग फैलते हैं और कैसे इसकी रोकथाम हम कर सकते हैं, की जा सकती है। तो यहाँ पर देखो, आपके जो एक फिगर दिया हुआ है 3.4, जो कॉमन मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, यहाँ पर तो इस फिगर के अंदर जो सेम, जो यहाँ पर दे रखा कॉमन जो मेथड बता रखा है कि कम्युनिकेबल डिजीज कैसे फैलती है, तो यहाँ पर दिखा रखा है कि ये एक इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, इसको बीमारी है। अब ये एक हेल्दी पर्सन है, इसको कोई बीमारी नहीं है। अब ये इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन दोनों हैंडशेक करेंगे, तो इसके जो बैक्टीरिया या जो भी जिस पैथोजन से वायरस है या कुछ भी है, तो हैंड के थ्रू डायरेक्ट इसके कांटेक्ट के थ्रू ये इसकी बॉडी में चले जाएंगे, ठीक है, कांटेक्ट किया तो इस तरह से ये भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। दूसरा मेथड है कि बाई एयर, ये सांस ले रहा है तो ये कि पास में ये इसके साथ रह रहा है, तो सांस के थ्रू यानी कि बाई एयर के थ्रू जो ये सांस लेगा तो इसके बैक्टीरिया वगैरह एयर के अंदर जाएंगे, और फिर यहाँ से ये जो ब्रीथिंग करेगा तो ये उस एयर को, ऑक्सीजन वगैरह को लेके, तो सपोज करो कि उसके अंदर भी वो मिक्स हो गए, तो वहां पे इसलिए कोविड के अंदर बोला जाता था कि 1 मीटर की दूरी जो डिस्टेंस बना के रखो, क्योंकि सांस के साथ भी जो बैक्टीरिया वगैरह जो जा रहे थे, वायरस था वो, ठीक है, उसके अंदर, तो उसी तरह से एयर में। नेक्स्ट है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, जैसे कपड़े वगैरह यूज करने से या बर्तन यूज करने से, ठीक है, इसका जो खाया हुआ भोजन वगैरह यूज करने से, जो फूड वगैरह खाया तो उसका टच किया, ये इस तरह से। नेक्स्ट है कि जो हाउस फ्लाई है या मॉस्किटो है या कोई अदर इंसेक्ट है, वो इसने बाइट, इसको बाइट कर लिया, और उस वही इंसेक्ट और मॉस्किटो जाकर इस हेल्दी पर्सन को बाइट करता है, तो उसके थ्रू भी ये क्या हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है। और एक रैबिड एनिमल्स यानी कि इसको जो काटेगा, जो वायरस इसके अंदर होता है डॉग के अंदर, तो इसके यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये इन्फेक्टेड हो जाएगा, ठीक है, इसके थ्रू। तो ये यहाँ पर ये साइकिल जो दिखा रखी है यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज की, किस तरह से जो डिजीज स्प्रेड होती है। नेक्स्ट है हाउ आर कम्युनिकेबल डिजीज कॉज एंड स्प्रेड, कि किस तरह से जो कम्युनिकेबल डिजीज का जो कारण है और स्प्रेड, और कैसे वो फैलती है, ठीक है, जैसा कि हमने अभी से जो चार्ट के अंदर, सॉरी ये फिगर है इसके अंदर जो दिया हुआ है, यहाँ पर हमने इसमें पढ़ा है। ऑल कम्युनिकेबल डिजीज आर कॉज बाई पैथोजन, यानी जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज है वो सभी किसके कारण होती है, पैथोजन के कारण, यानी कि रोग जनकों के कारण, जैसे हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, बैक्टीरिया, वायरस, इन सब से, ये सभी पैथोजन है। दिस पैथोजन कैन एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ और बाई कंज्यूमिंग कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर एंड मोर। ये सारे पैथोजेंस होते हैं हमारे शरीर के अंदर सांस लेते समय, वायु से या दूषित पेयजल से, अथवा भोजन के सेवन से, और अन्य जो माध्यमों से हमारे शरीर के अंदर क्या करते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। बट लेकिन हाउ डू दिस पैथोजन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, लेकिन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये कैसे फैलते हैं। वन कॉमन वे इज थ्रो एयर, इसमें से एक सामान्य रास्ता है, यानी कि सामान्य है हवा। व्हेन ए इन्फेक्टेड पर्सन कफ और स्नीजिंग, जब एक इन्फेक्टेड पर्सन जो खांसता है या छींकता है,
और थ्रो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लाइक शेकिंग हैंड, और सीधा डायरेक्ट जो कॉन्टैक्ट यानी कि हाथ वगैरह मिलाता है, और इनडायरेक्टली बाय शेयरिंग, और इसके साथ इनडायरेक्टली जो शेयर करता है पर्सनल आइटम्स ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन के जो कुछ आइटम्स सामान वगैरह उसके साथ भी ये फैलता है। सम ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड थ्रो कॉन्टामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर और फूड। कुछ जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है वो फैलती है गंदे पानी से और खाने से। Some pathogens are also spread by insects like mosquito and houseflies. These are insect are called vector। और कुछ जो पैथोजेंस है, कुछ पैथोजेंस हो वो जो किसके द्वारा फैले जाते हैं, बाई इंसेक्ट यानी कि कीट पतंगों से, जिनमें से, और हाउस फ्लाई यानी कि मक्खी से, जो घरों के अंदर मक्खियां रहती है। और ये जो इंसेक्ट है ये क्या कहलाते हैं, वेक्टर, यानी कि जिसके द्वारा जो बीमारी फैलती है जिन इंसेक्ट के द्वारा, उन्हें वेक्टर कहा जाता है। ठीक है, कॉन्टेमिनेटेड गंदा या फिर संक्रमित आप कह सकते हो इसको, संक्रमित जो पानी वगैरह या खाना जो बीमार व्यक्ति का। बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ डिजीज स्प्रेड वी कैन टेक सिंपल स्टेप बाय टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स और अदर्स। कि रोग कैसे संचरित होते हैं या कैसे फैलते हैं, यह समझकर हम अपने और दूसरों के बचाव के लिए एक सरल उपाय कर सकते हैं। लेट अस, आइए, फाइंड आउट, पता करें, हाउ दीज कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड्स एंड हाउ वी कैन प्रिवेंट देम, कि कैसे जो कम्युनिकेबल डिजीज फैलती है और कैसे इसको अपने आप को बचा सकते हैं। प्रिवेंट मीन्स बचाना। तो लेट अस फाइंड आउट। तो एक्टिविटी दी रखी है यहाँ पर, चलो पता करते हैं। ग्रेड 8 स्टूडेंट लिस्ट वन कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज इन टेबल 3.1 ड्यूरिंग ए कम्युनिटी कैंपेन एंड ए लाइब्रेरी सर्वे। कि कक्षा 8 के विद्यार्थी ने एक सामुदायिक अभियान और पुस्तकालय में अध्ययन करने के समय एक जो टेबल है 3.1 में कुछ सामान्य कम्युनिकेबल रोगों की सूची बनाई। ठीक है, यहाँ पर तो चेक द इंफॉर्मेशन लिस्टेड बाय रेफरिंग टू बुक्स, ट्रस्टेड वेबसाइट और आस्किंग योर साइंस टीचर एड एनी मिसिंग डिटेल्स। पुस्तकों और विश्वसनीय जो वेबसाइट है उसके द्वारा अथवा अपने विज्ञान के जो टीचर से पूछकर सूची में दी गई जानकारी की जांच कीजिए। कोई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जो छूट गई हो उसे जोड़िए। और स्टडी द टेबल और थिंक अबाउट व्हाट सिंपल स्टेप कैन हेल्प प्रिवेंट ईच डिजीज। और नीचे दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और विचार कीजिए कि कौन से जो सरल उपाय है प्रत्येक रोग की रोकथाम में सहायता कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो टेबल दी हुई है, हम देखते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर टेबल के अंदर कुछ कम्युनिकेबल डिजीज है अफेक्टेड बाय ह्यूमन। तो एक तरफ यहाँ पे देखो डिजीज दे रखी है, बीमारी, दूसरी तरफ है काजल एजेंट, कि उसके जो कारक, साइट ऑफ इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण का जो स्थान, और सिम्टम्स लक्षण, प्रिवेंट मेजर यानी कि निवारक कारक, ठीक है, जिसका हम निवारण कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं कैसे, और डिजीज स्प्रेड थ्रू द एयर। तो यहाँ पर है वायु के माध्यम से फैलने वाले रोग जो यहाँ पर दे रखे हैं। तो सबसे पहले कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा, कि सर्दी जुकाम और इन्फ्लुएंजा। तो ये किसके द्वारा फैलता है, कि यहाँ पर एजेंट क्या है इसका, विषाणु इसने लिखा है। और यहाँ पर जो टेबल बनाई है, और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी कि श्वसन तंत्र, साइट इन्फेक्शन, नसल, कांग्रेशन एंड डिस्चार्ज, शोर थ्रोट फीवर, कफ, बॉडी एक्ट, कि नाक बंद होना और नाक से पानी बहना, ठीक है, डिस्चार्ज, और शोर गले में जो खरांस होना थ्रोट में, और फीवर बुखार आना, और उसके साथ ही कफ खांसी, और साथ में बॉडी एच इनके शरीर में दर्द होना। प्रिवेंटिव मेजर यानी कि वॉशिंग हैंड फ्रीक्वेंटली, नॉट शेयरिंग पर्सनल आइटम, कवरिंग द माउथ एंड नोज, कि बार बार हाथ धोइए, व्यक्तिगत वस्तुओं को साझा ना करें, और मुंह और नाक को मास्क से ढककर रखें। इसमें हम ये प्रिवेंट कर सकते हैं एयर से फैलने वाली बीमारी के लिए। नेक्स्ट चिकन पॉक्स, ठीक है, जिसको आप लोग माता बोलते हो, छोटी माता, स्मॉल चिकन पॉक्स, और जो चिकन पॉक्स इस तरह से ये भी क्या है, वायरस के द्वारा इसका जो कारक है रेस्पिरेटरी ट्रैक और स्किन, ठीक है, ये क्या है, श्वसन तंत्र और त्वचा के द्वारा। तो मिड फीवर, इची स्किन, रैसेस और ब्लिस्टर्स मीन्स होते हैं फफोले, ठीक है, हल्का जो बुखार आएगा, त्वचा में खुजली और रैसेस यानी कि चकते हो जाएंगे, और उसके साथ में क्या होगा, इसमें फफोले यहाँ पे
कंप्लीट आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट कवरिंग द माउथ एंड नोज वैक्सीनेशन, कि रोगी को पूरी तरह से अलग रखें, मुंह और नाक को ढककर रखें एवं टीकाकरण कराएं। वैक्सीनेशन मीन्स होता है टीकाकरण। नेक्स्ट है मिलेसिस। मिलेसिस यानी कि खसरा, ठीक है, वायरस के द्वारा स्किन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये भी जो त्वचा और जो श्वसन तंत्र के द्वारा, फीवर की बुखार होगा इसके अंदर, शोर थ्रोट गले में खरांश, एंड रेडिस रेसिस ऑन द नेक, गर्दन के ऊपर छोटे छोटे जो दाने से चकते से हो जाना, एंड ईयर एंड अदर पार्ट ऑफ द स्किन, कान में और स्किन के दूसरे भागों पर भी लाल चकते होना। आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट यानी कि पेशेंट को अलग से रखना, कवरिंग द माउथ एंड नोज, मेंटेनिंग गुड हाइजीन एंड वैक्सीनेशन, स्वच्छता बनाए रखे और टीकाकरण करवाएं, ठीक है। ये थे एयर से फैलने वाली बीमारी के। नेक्स्ट आता है हमारा एक लास्ट ट्यूबरकोलिसिस, आप सभी को पता है जिसको हम बोलते हैं टीबी, और ये तो सबको भी पता है कि कैसे फैलता है, ये भी इसी तरह है क्योंकि एक कॉमन एग्जांपल है जिसके बारे में सब जानते हैं। इसके अंदर यहाँ पे ट्यूबरकोलिसिस यानी कि जिसको हम टीबी बोलते हैं, ये क्या है, बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है यहाँ पर, और ये कहाँ से, लंग से। और कफ, इसके अंदर जो कफ होगा, खांसी, फीवर बुखार, और फैटिक, लॉस ऑफ एपीट्यूड यानी कि वजन घट जाएगा, और नाइट स्वीट और रात में जैसे पसीने वगैरह आना, और इसके साथ ही जो लॉस ऑफ एपिटाइट है, भाई मैंने गलत बोल दिया, यानी कि एपिटाइट यानी कि भूख नहीं लगना, ठीक है, भूख कम होना, और फैटिक यानी कि थकान होना, और इसमें नाइट स्वीट यानी कि रात को पसीना आना। तो अवॉइडिंग क्लोज कॉन्टैक्ट विद टीबी इन्फेक्टेड पीपल, जो इन्फेक्टेड टीबी से संक्रमित लोग हैं उसके निकट ना रहे, उसके संपर्क में आने से बचे। कवरिंग द माउथ एंड नोज, और मेंटेन गुड हाइजीन, गेटिंग वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन लगाए और नाक और अपने मुंह को कपड़े से या किसी चीज से वगैरह ढक के इसको रखे, ठीक है। इसके अंदर नेक्स्ट आती है डिजीज स्प्रेड थ्रो कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड फूड, यानी कि दूषित जल और भोजन से फैलने वाले रोग। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है हेपेटाइट्स ए, यानी कि जिसको यकृत शोथ भी कहते हैं, वायरस के कारण होता है, लीवर को संक्रमण करता है। फेटिक फीवर, लॉस ऑफ एपिट्यूड यानी कि भूख कम लगना, फेटिक यानी कि थकान होना, फीवर बुखार होना, नोसिया यानी कि जी मचलाना, वोमिटिंग उल्टी आना, ड्यूटी का अतिसार होना, पेन इन द अपर राइट एब्डोमन, और ऊपर वाले एब्डोमन के भाग में कि पेट के ऊपरी दाहिने भाग में दर्द होना। ड्रिंकिंग बॉयल वाटर, वैक्सीनेशन, उबला हुआ पानी पिए और टीकाकरण कराएं। कोलेरा, हेजा बैक्टीरिया के कारण इंटेस्टाइन को यानी आंत को इन्फेक्टेड करता है। डायरिया, अतिसार और डिहाइड्रेशन होता है इसके कारण, यानी कि निर्जलीकरण यानी कि पानी की कमी हो जाती है। मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट, कि अच्छे से व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वच्छ संबंधी आदतों को अपनाना। कंजप्शन ऑफ द प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, और वैक्सीनेशन, पका हुआ खाना खाना और साथ में ही जो उबला हुआ पानी पीना, और उसके साथ टीकाकरण कराना। नेक्स्ट है टाइफाइड। टाइफाइड के अंदर आपको भी पता है कि इसमें तेज से जो बुखार होता है, इसके अंदर यहाँ पे कि आत्र ज्वर बोलते हैं जिसको, बैक्टीरिया के कारण होता है, इंटेस्टाइन को इन्फेक्टेड करता है। हेडेक, सर दर्द होता है। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, कि जो एब्डोमिनल है उसके अंदर भूख है, उसका डिस्कम्फर्ट होता है यहाँ पे, यानी कि भूख नहीं लगना, और फीवर बुखार होना, और डायरिया अतिसार होना, और उसके साथ ही इसके जो प्रिवेंटेशन की, मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट, कंजप्शन ऑफ प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉयल वाटर, बॉयल ड्रिंकिंग वाटर, और वैक्सीनेशन, कि यहाँ पर भी व्यक्तिगत, इसके अंदर थकान, व्यक्तिगत जो स्वच्छता संबंधी अच्छी आदतों को अपनाएं, और अच्छी तरह से पका हुआ भोजन, उबला हुआ पानी, और टीकाकरण कराना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज आती है एस्केरिसिस, जिसको राउंड वॉर्म भी बोलते हैं, और ये किसके कारण होती है, वॉर्म के कारण, ठीक है। जो वॉर्म होता है इनकी कृमि के कारण, एक तरह जो कीड़ा बोल सकते हो आप, वो इंटेस्टाइन को इन्फेक्टेड करता है। वॉर्म इन स्टूल, स्टूल यानी कि मल त्याग में वॉर्म का आना। लॉस ऑफ एपिटाइट यानी भूख कम हो जाना। पुअर ग्रोथ,
वृद्धि में कमी आना, डायरिया होना, वेट लॉस होना और उसके साथ ही एनीमिया, इनकी खून की कमी हो जाना। मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट, कंजप्शन ऑफ प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, कि अच्छे से व्यक्तिगत और स्वच्छता संबंधी अच्छी आदतों को अपनाना, अच्छी तरह से पका हुआ भोजन और उबला हुआ पानी पीना। ठीक है, ये इसके प्रिवेंटेशन थे। नेक्स्ट है डिजीज ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट, कि जो इंसेक्ट के द्वारा डिजीज ट्रांसमिटेड होना, यानी कि कीटों द्वारा संचरित रोग। कि फर्स्ट है मलेरिया, आपको पता है मॉस्किटो के द्वारा होता है, तो मॉस्किटो में क्या है, प्रोटोजोआ। ठीक है, कि प्रोटोजोआ इसका काज है, स्किन और ब्लड को इन्फेक्ट करता है, कि हाई फीवर होता है इसके अंदर, और प्रोफ्यूज स्वीटिंग और प्री डायटिक चिल्स। यहाँ पर कि इसके अंदर जो अत्यधिक पसीना आना और कपकपी चढ़ना, यूज ऑफ मॉस्किटो नेट का प्रयोग करना, रिपेल्स, और उसके साथ ही जो मॉस्किटो को भगाए वगैरह, प्रतिकर्ष वगैरह का प्रयोग करना। रिपेल्स मीन्स होता है प्रतिकर्षियों का उपयोग। ठीक है, प्रतिकर्षिया। ठीक है, वियरिंग लो स्लीव्ड क्लॉथ, पूरी बाजू के कपड़े पहनना। कंट्रोल द मॉस्किटो ब्रीडिंग इन एंड अराउंड यूर होम्स, अपने घर में और घर के चारों तरफ जो मॉस्किटो की प्रजनन है उसको रोकना। नेक्स्ट है डेंगू फीवर, जिसको ब्रेकबोन फीवर भी कहते हैं। ब्रेकबोन यानी कि हड्डी तोड़ बुखार, कि वायरस के कारण होता है, भी मॉस्किटो द्वारा बाइट किया जाता, बस बाइट करने से होता है, लेकिन उस मॉस्किटो को जो पैथोजन उसके अंदर क्या है, वायरस। तो स्किन और ब्लड को इन्फेक्टेड करता है। फीवर होगा, सर दर्द होगा, हेडेक, मसल्स यानी कि मांसपेशी और ज्वाइंट पेन और जोड़ों में दर्द होगा, और नोशिया, ये किसके अंदर, नो से के जो मिचलाना टाइप से, यानी कि मतली तरह से महसूस करना। यूज ऑफ मॉस्किटो नेट और रिप्लेंट, इसके अंदर भी रिप्लेंट और मॉस्किटो नेट का प्रयोग करना। वेयरिंग लॉन्ग स्लीव क्लोथ, पूरी बाजू के कपड़े पहनना। मॉस्किटो ब्रीडिंग पर कंट्रोल करना अपने घर के अंदर और बाहर भी, और अवॉइड एरिया विद स्टिल वाटर, और जहां पर जल भरा हुआ है उस क्षेत्र से बचे, यानी कि पानी भरे हुए इलाकों से बचना चाहिए, या घर में पानी वगैरह भरकर नहीं रखना चाहिए, उससे ज्यादा मच्छर पनपते हैं। Next, by studying the table 3.1, we can understand how infectious disease spread and how to prevent them. Here are some simple but important precautions. कि जो 3.1 जो टेबल की स्टडी करने के बाद आप समझ गए होंगे कि किस तरह से जो डिजीज है इन्फेक्टेड पर्सन से फैलती है, यानी कि जो संक्रमण कैसे फैलता है और उसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है। तो नीचे कुछ आसान महत्वपूर्ण सावधानियां दी गई है, प्रिकॉशन यानी कि जो सावधानियां। तो फर्स्ट, कीपिंग आवर सेल्फ एंड आवर सराउंडिंग कील्स, कि सबसे पहले अपने आप को और आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें। प्रैक्टिस बेसिक हाइजीन एंड एवरीडे, दैनिक जीवन में स्वच्छ रहने की प्रवृत्तियों को अपनाएं। वॉशिंग हैंड विद सोप, हाथ को साबुन से धोए और पानी से रिमूव पैथोजन, पैथोजन को हटाने के लिए। कवरिंग योर माउथ, अपने मुंह को ढके और नाक को वाइल कफिंग, जब खांसे और स्नीजिंग छींके। वेयरिंग मास्क इज कवर, अपने मास्क से कवर करे। प्लेस प्रोवाइड प्रोटेक्शन, कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर सुरक्षित रहने के लिए। अवॉइड शेयरिंग ए पर्सन आइटम लाइक टॉवल्स एंड हैंकरचीफ, जो आपके पर्सनल आइटम है खुद के, वो शेयरिंग करने से बचे, कि शेयरिंग ना करें तौलिए और रुमाल को, रुमाल जैसी जो व्यक्तिगत वस्तुओं को किसी दूसरों को साझा ना करे या किसी को ना दे। कीपिंग योर होम आवर होम फूड एंड वाटर क्लीन, घर भोजन और पेयजल को स्वच्छ रखना। स्टेइंग एट होम, घर पर रहे, एंड रेस्टिंग और रेस्ट करें व्हेन वी आर अनवेल, हेल्प द बॉडी रिकवर एंड मिनिमाइज स्प्रेड द डिजीज टू अदर, कि जब आपको अस्वस्थ महसूस हो तो घर पर आराम करना चाहिए, इससे स्वास्थ्य में लाभ में सहायता मिलेगी और दूसरों तक रोग के फैलने में भी कमी आएगी। सम infectious diseases are caused by worm that live inside our body, especially in the digestive system, कि कुछ संक्रमण रोग जो वर्म के कारण होते हैं, जो हमारे शरीर में विशेष पाचन तंत्र में रहते हैं। दे फीड ऑन न्यूट्रिएंट्स एंड लाइव एज पैथोजेंस, ये शरीर में पोषक तत्वों को खाकर जीवित रहते हैं और परजीवी कहलाते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट लाइव इन वन और इन और ऑन अनदर लिविंग बीइंग, these worms usually spread through contaminated food, water, soil and contact with infected people or animals, कि ये जीव जो परजीवी कहलाते हैं, अर्थात ऐसे जीव जो दूसरे किसी
दूसरे जीव के शरीर में या शरीर पर रहते हैं। ये कृमि सामान्य दूषित पानी, भोजन, मिट्टी और इन्फेक्टेड पीपल या एनिमल के कांटेक्ट में आने से होता है। नेक्स्ट है हाउ आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कॉज, कि किस तरह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है, बीमारी होती है। यू लर्न दैट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लाइक कैंसर, डायबिटीज, अस्थमा आर लिंक। क्या आपको पता है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, बीमारी है, जैसे कैंसर है, डायबिटीज मधुमेह है, अस्थमा दमा, ये सभी किससे संबंधित है? टू लाइफस्टाइल यानी कि जीवन शैली से, डाइट से, आहार से, एंड और एनवायरमेंट वातावरण से। दे आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ दैट इन इंडिया। भारत के अंदर सामान्य ज्यादातर मौतें इन्हीं के कारण होती है, इन्हीं रोगों के कारण। इन क्लास 6, क्लास 6 में यू आल्सो लर्न अबाउट डिजीज। आपने बीमारी के बारे में पढ़ा था, लाइक सकरवी, जैसे सकरवी रोग है, विटामिन सी की कमी से होता है, एनीमिया खून की कमी, एंड गोइटर जो आयोडीन की कमी से होता है। which are caused by a lack of specific nutrients in diet, जो ज्यादातर हमारे आहार में विशेष पोषण की कमी के कारण होता है। these are called deficiency disease, ये क्या कहलाती है? डेफिशिएंसी डिजीज, यानी कि कमी के कारण होने वाली बीमारियां। आर आल्सो नोन एज कम्युनिकेबल, और इन्हें कम्युनिकेबल भी कहा जाता है, नॉन कम्युनिकेबल भी कहा जाता है। डिजीज सच एज कैंसर, बीमारियां जैसे कैंसर, डायबिटीज एंड अस्थमा मे ऑफ्टन persist for a long time, more than 3 months, and are referred to as chronic। ये अस्थमा, मधुमेह और कैंसर जैसी बीमारी है, प्राय लंबे समय तक बनी रहती है। देखिए मोर देन कि ज्यादातर 3 महीने से, तो इन्हें रेफर किया जाता है कोरोनिक डिजीज, यानी कि कोरोनिक डिजीज कहा जाता है। ठीक है, जो लंबे समय तक जो बीमारियां बनी रहती है, कोरोनिक डिजीज कहा जाता है, इनकी दीर्घकालिक रोग कहते हैं इसे। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे नेक्स्ट है दीर्घकालिक रोग कहा जाता है। डायबिटीज इज ए कॉमन डिजीज, जो डायबिटीज है वो एक सामान्य रोग है, विच इज बिकमिंग मोर प्रिवेलेंट इन अडल्ट एज वेल एज चिल्ड्रन, जो ज्यादा से अडल्टों से लेकर बच्चों में भी ज्यादातर फैल रही है। इन फैक्ट की तथ्य है कि इंडिया नाउ हैज वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल विद डायबिटीज इन द वर्ल्ड, कि संसार के अंदर, विश्व के अंदर जो इंडिया देश है वो एक ऐसा देश है जिसके अंदर सबसे ज्यादा लोगों के अंदर मधुमेह सबसे अधिक, कि वस्तु भारत में और विश्व में मधुमेह के सबसे अधिक मामलों वाले देशों में से एक देश बन गया है, कि जिसके अंदर सबसे ज्यादा डायबिटीज के रोगी है। इफ ऑफ 10 डेवलप, जो प्राय डेवलप होता है, यानी कि जो रोग ड्यू टू कम्बिनेशन ऑफ हार्मोनल अनबैलेंस, यानी कि हार्मोन के असंतुलित के कारण, अनहेल्दी ईटिंग, अस्वस्थ खाना खाने के कारण, ईटिंग हैबिट, और लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की कमी के कारण, बाई ओवरवेट ज्यादा वजन के कारण, ओबीसी यानी कि मोटापा, और अदर रीजन और कुछ और भी जो कारण है। लेट अस लर्न अबाउट मोर द काज ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज एंड देयर प्रिवेंटेशन। तो आइए अब हम असंचरणीय रोगों के कारण और उनके रोकथाम के विषय में और अधिक पढ़े। तो एक्टिविटी है हमारी यहाँ पे 3.5 लेटेस्ट सर्वे, चलो सर्वे करें। फाइंड आउट द 3 मोस्ट कॉमन लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज इन योर नाइबरहुड। अपने आसपास में 3 जो मोस्ट कॉमन डिजीज जो जीवन शैली से रिलेटेड है वो पता कीजिए। टॉक टू ए डॉक्टर, डॉक्टर से बातें करें, नर्स से, हेल्थ वर्कर से, एंड इवन ए फैमिली मेंबर, और अपने परिवार के सदस्य से जो हु नो, जो जानता हो अबाउट हेल्थ, स्वास्थ्य के बारे में, व्हाट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, कि किस प्रकार की जीवन शैली को चेंज बदला जा सके, कैन हेल्प प्रिवेंट मैनेज दिस डिजीज, और इस बीमारियों से बचा जा सकता है। यू कैन आल्सो कंसल्ट ट्रस्टेड, उसके साथ ही आप कंसल्ट कर सकते हो, कि आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो ट्रस्टेड यानी कि विश्वसनीय हेल्थ वेबसाइट से, बुक से, टीचर से और डॉक्टर से। फिल इन टेबल 3.2 एंड लर्न मोर अबाउट लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज, जो टेबल 3.2 दी हुई है, इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति करो और जीवन शैली से संबंधित रोगों के विषय में और अधिक जानिए। तो यहाँ पर आपकी टेबल है, इसके अंदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज दे रखी है, एक तरफ डिजीज के नाम लिखे हैं, दूसरी तरफ साइन और सिम्टम्स, और तीसरी तरफ सजेशन, एक लाइफ स्टाइल को क्या चेंज किया जा सकता है। तो फर्स्ट है ओबिसिटी, यहाँ पर यानी कि जो मोटापा। ठीक है, तो सिम्टम्स आपको भी पता है कि इंसान मोटापे के लिए स्थूलता है, जो मोटापा है उसके अंदर क्या होगा, ज्यादा मोटा होगा, चला भी नहीं जाएगा, और थोड़ी दूर चलने में क्या होती है, सांस फूलने लगती है। ठीक है, और पसीने आ जाते हैं इसके अंदर।
ईटिंग ए बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइजिंग रेगुलर, इनकी प्राय उसको क्या करना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए और नियमित व्यायाम करना चाहिए। नेक्स्ट डायबिटीज यानी कि मधुमेह, मधुमेह के अंदर फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन, बार बार क्या आना, टॉयलेट आना, ठीक है, इसके अंदर पेशाब का आना। एक्सेसिव थ्रस्ट यानी प्यास का बढ़ना, अत्यधिक प्यास लगना। वेट लॉस होना, टायर्डनेस, थकान होना, स्लो हीलिंग, और उसके साथ ही धीमी गति से घाव बढ़ना, ठीक है। लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस, क्या चेंज करना चाहिए कि एक जो रूटीन बनाना चाहिए खाने के लिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए उसके अंदर, और एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर यानी कि जो उच्च ताप, सॉरी उच्च ताप नहीं, उच्च रक्त हो, जो हाई यानी कि ज्यादा ब्लड रक्त, और जो प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप होना, ठीक है, जिसको हिंदी में उच्च रक्तचाप बोले, उच्च रक्तचाप होना। तो इसके अंदर साइंस और सिम्टम्स के अंदर क्या होगा कि उसको जो पसीने आएंगे, ठीक है, इसके साथ ही गुस्सा ज्यादा आएगा कुछ भी बोलने पर, और थोड़ा सा ही जो एक बातें करने के बाद यानी कि एक तरफ लगातार जैसे बोलता ही जाता है, बोलता ही जाता है, उसके बाद जैसे स्टॉप वगैरह नहीं होता। तो उसके अंदर भी रूटीन, उसके अंदर जो एक्सरसाइज वगैरह, मेडिटेशन वगैरह करना चाहिए, और खाने पीने के अंदर भी उसको जो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वगैरह के जो खाने वगैरह नहीं खाना चाहिए ज्यादा, जिससे एनर्जी प्रोवाइड हो, ठीक है। इसके अंदर घी वगैरह उसको कम खाना चाहिए, फैट वगैरह इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4 दे रखी है, इसके अंदर आप अपनी तरफ से लिख लेना कोई भी जो डिजीज आप जिसके बारे में जानते हो उसके सिम्टम्स, और उसके साथ ही इसके जो प्रिवेंटेशन क्या होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अभी भी ए साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के बारे में जो जाने, यहाँ पर एक साइंटिस्ट का जो नाम दिया हुआ है, कमल रणदीवे, 1970 2001 तक, यानी कि जो कमल रणदीवे, डॉक्टर कमल रणदीवे है, जो 1917 में जिनका जन्म हुआ, 2001 में उसकी जो मृत्यु हो गई। वाज एन पायोनियरिंग बायोमेडिकल रिसर्चर, यानी कि जो एक अग्रणी जैव चिकित्सा शोधकर्ता थी। सी स्टडी हाउ हार्मोन एंड सर्टेन वायरस आर लिंक टू कैंसर, इन्होंने अध्ययन किया था कि किस तरह से जो हार्मोन और वायरस है वो कैंसर से संबंधित है। हेल्पिंग इम्प्रूव ट्रीटमेंट, यानी कि इसके जो जिससे सहायता मिली थी उपचार के अंदर, ये उपचार के सुधार में, ठीक है, इम्प्रूव मतलब सुधार करना, ट्रीटमेंट इस ट्रीटमेंट उपचार के सुधार में, और प्रिवेंटेशन और रोकथाम में। हर वर्क आल्सो शो हाउ टैबको, इन्होंने जो काम किया उसमें देखा कि किस तरह से जो तंबाकू है, डाइट है, आहार है, और पोल्यूशन जो प्रदूषण है, कैन राइज द रिस्क ऑफ कैंसर, इनसे कैसे जो कैंसर फैलता है। हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ए हेल्दी लाइफस्टाइल, और कैसे वो जोखिम को बढ़ा देता है, ठीक है, हेल्दी जो लाइफस्टाइल है उसको इम्पोर्टेंस जो करता है, बढ़ाता है। नेक्स्ट है हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल डिजीज, ये किस तरह से बचे और डिजीज को यानी कि बीमारियों को कंट्रोल करें, कि रोगों का निवारण और नियंत्रण कैसे करें। तो यू माइट हैव हियर द पैरास, यानी कि आपने सुना होगा कि प्रिवेंटेशन इज बेटर देन क्योर, कि रोकथाम उपचार से बेहतर है। इट इज इम्पोर्टेंट, जो जरूरी है, टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए, फ्रॉम बोथ यानी कि दोनों से ही, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो यहाँ पर एक्टिविटी है, लेटस रीड, चलो पढ़ते हैं कि उड़ीसा कम्युनिटी लीड सैनिटेशन कैंपेन, कि उड़ीसा समुदाय आधारित स्वच्छता अभियान इन भद्रक डिस्ट्रिक्ट, कि भद्रक जिले में उड़ीसा एक कम्युनिटी सैनिटेशन कैंपियन हेल्प मोर पीपल बिल्ड एंड यूज टॉयलेट, कि उड़ीसा के एक समुदाय आधारित स्वच्छता अभियान ने अधिक लोगों को शौचालय के निर्माण और यूज में मदद की। दिस रिड्यूस, इसके कारण कमी हुई ओपन डिफेक्शन सिग्निफिकेंटली, यानी कि खुले में शौच की समस्या, एंड इम्प्रूव चाइल्ड हेल्थ, और उसके साथ ही बच्चों के जो स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ, विद फीवर केस ऑफ डायरिया एंड इन्फेक्शन, इसके साथ ही संक्रमण के मामले में भी कमी आई, और अतिसार में भी। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस केस स्टडी, इस अध्ययन से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। सिंपल स्टेप लाइक गुड सैनिटेशन कैन ग्रेटली रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, कि सरल उपाय जैसे कि स्वच्छता बनाए रखना और संचयी रोगों के फैलने को पर्याप्त रूप से कम कर सकते हैं, यानी कि स्वच्छता बनाए रखने से आप जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है उसको फैलने में
कमी ला सकते हो। फाइंड अबाउट सच कम्युनिटी कैंपेन की खोजे या पता करें जो समुदाय कैंप के बारे में, हेल्ड इन योर लोकेशन जो आपके क्षेत्र में हो रही है, और शेयर इन योर क्लासरूम, सॉरी योर क्लास, और अपनी क्लास में साझा करें एंड डिस्कस और चर्चा करें विद योर पीयर्स अपने मित्रों से अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ सच इंटीटेटिव्स इंटीटेटिव्स, और इसके साथ साझा करें अपने साथियों के, और ऐसे प्रयासों के प्रभाव पर चर्चा भी कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट डिजीज, कि शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता। You would have noticed that some people get risks more frequently than other, although living in a similar environment. कि आपने नोटिस किया होगा, ध्यान दिया होगा कि कुछ लोग होते हैं वो जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, ज्यादा बीमार होते हैं दूसरे के कंपैरिजन में, जबकि दोनों ही एक जैसे ही वातावरण में रहते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हो क्यों? द नेचुरल एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू फाइट डिजीज इज नोन एज इम्यूनिटी, कि नेचुरल एबिलिटी की प्राकृतिक क्षमता जो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने में मदद करती है, जो रोगों से लड़ते हैं वो इम्यूनिटी कहलाती है। यानी कि हमारे शरीर के अंदर एक प्राकृतिक क्षमता होती है जो रोगों से लड़ती है, वो क्या कहलाती है? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरक्षा। ठीक है, आवर बॉडी हैज ए स्पेशल सिस्टम, हमारी बॉडी के अंदर एक विशेष सिस्टम होती है, प्रणाली होती है, कॉल्ड एज द इम्यून सिस्टम, जिसे इम्यून प्रणाली कहा जाता है। दैट हेल्प फाइट अगेंस्ट डिजीज, जो रोगों से लड़ने में मदद करती है। यू माइट हैव टेकन सम ड्रॉप्स और इंजेक्शन इन योर चाइल्डहुड, आपने अपने बचपन में कुछ ड्रॉप और इंजेक्शन लिए होंगे। टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए, फ्रॉम सर्टेन डिजीज, कुछ बीमारियों से, सच एज जैसे पोलियो, मिल्सिस, टेटनस एंड हेपेटाइटिस। दीज आर वैक्सीन, ये जो वैक्सीन होते हैं, डेट हेल्प प्रिवेंट, जो मदद करते हैं सीरियस इन्फेक्टियस, सीरियस जो गंभीर इन्फेक्शन से, काज बाय वायरस और बैक्टीरिया, जो वायरस और बैक्टीरिया के कारण होते हैं। ए वैक्सीन हेल्प आवर बॉडी फाइट, एक जो वैक्सीन होते हैं हमारे शरीर में लड़ती है सर्टेन डिजीज, इन बीमारियों से, बाय ट्रेनिंग, और ट्रेन करती है इम्यून सिस्टम को टू रिकॉग्नाइज एंड अटैक हार्मफुल जर्म्स, और जो हार्मफुल जर्म्स पर अटैक करते हैं। प्रोवाइडिंग व्हाट इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और फिर जिन्हें प्रोवाइड एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर देखिए विशेष जो प्रणाली जो रोगों से जो लड़ते हैं, एक्वायर्ड, एक्वायर्ड मीन्स होता है उपार्जित। ठीक है, और इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरक्षा, तो यह उन पर आक्रमण करने के लिए जो प्रशिक्षण करता है, इसे उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। प्रोटेक्शन डेवलप्ड आफ्टर एक्सपोज टू ए पैथोजन और ए वैक्सीन, यह तब विकसित होता है जो शरीर में किसी रोगाणु या टीके के संपर्क में आता है। वैक्सीन कैन बी मेड इन डिफरेंट वे, जो वैक्सीन होता है यानी कि टीका होता है कई प्रकार से बनाए जा सकते हैं। फ्रॉम वीकेंड और डेथ पैथोजन लाइक वायरस और बैक्टीरिया, जैसे वीक और मृत रोगाणु जैसे विषाणु और जीवाणु से, अथवा फ्रॉम इनएक्टिव और हार्मलेस पार्ट ऑफ द पैथोजन, या फिर जो काम न कर रहे हो, इनएक्टिव हो, ठीक है, रोगाणु के निष्क्रिय अथवा हानि रहित भाग से। सम नेवर वैक्सीन इंस्ट्रैक्ट आवर बोन बॉडी सेल्स, कुछ जो नवीन टीके होते हैं जो हमारे बॉडी यानी कि शरीर की कोशिकाओं को निर्देश देते हैं कि टू मेक ए हार्मलेस पार्ट ऑफ द जर्म, कि जो हार्मलेस पार्ट है यानी कि उस रोगाणु का एक जो हानिरहित भाग बनाए रोगाणु का, विच आवर इम्यून सिस्टम दैट लर्न टू फाइट, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली उसे पहचान कर उसके विरुद्ध लड़ना सीख जाती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ए टेटनस शॉट ऑफ्टन गिवन आफ्टर एन इंजरी प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय द टेटनस काजिंग बैक्टीरिया, कि प्राय किसी चोट या खरोच या घाव के पश्चात दिए जाने वाला टेटनस का जो टीका टेटनस उत्पन्न करने वाले जीवाणु से होने वाले संक्रमण से बचाता है। It contains an inactivated bacteria toxin that help the immune system develop protection without causing the disease. इसमें जीवाणु का निष्क्रिय
विष होता है या टॉक्सिन होता है, विष, आविष, जहर, जो शरीर में रोग उत्पन्न किए बिना प्रतीक्षा प्रणाली की सुरक्षा विकसित करने में सहायता करता है। डू यू नो, क्या आप जानते हो, व्हेन द फर्स्ट वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड, कि पहला जो वैक्सीन है वो कब बना, यानी कि टीका कब बना? तो यहाँ पर आता है एडवर्ड जेनर एंड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, यानी कि चेचक का टीका। ठीक है, एडवर्ड जेनर। स्मॉल पॉक्स वाज ए डेली smallpox was a deadly disease that caused blisters and killed million, कि चेचक एक घातक रोग था जो फफोले पैदा करता था और इससे करोड़ों लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। ए मिल्डर डिजीज कॉल्ड काउ पोक्स, गायों में पाए जाने वाला अपेक्षाकृत गंभीर रोग, सीन इन काउ, यानी कि काउ में जो देखा, कुड ऑल्सो इन्फेक्ट्स ह्यूमन, जिसे काउपॉक्स यानी कि गोशीलता कहते हैं, जो ह्यूमन में भी इन्फेक्ट होता है, यानी कि इन्फेक्ट कर रहा था, ह्यूमन्स में भी, मानव में भी जो लग रहा था। इन द लेट 1700 की इन लेट 1700s, ये 17वीं शताब्दी के उपरांत इंग्लिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर डिस्कवर दैट पीपल हु हैड काउपॉक्स डिड नॉट गेट स्मॉल पॉक्स, कि जो लोग थे, उन्होंने इस खोज के, एडवर्ड जेनर ने यह खोज की कि जिन लोगों को गो शीतला हो चुकी है उन्हें चेचक नहीं हुआ। दिस लीड टू द invention of the first vaccine and help protect people from smallpox, उन्होंने खोज में प्रथम टीके के आविष्कार का मार्ग प्रस्तुत किया और लोगों को चेचक से बचाने में सहायता की। यानी कि चेचक का जो एक रोग था, घातक रोग था जो फफोले पैदा करता था और इससे करोड़ों लोगों की मृत्यु भी हो चुकी थी। तो गायों में जो पाए जाने वाला अपेक्षाकृत कम जो गंभीर रोग, लेकिन जिससे गो शीतला यानी कि काउपॉक्स कहते हैं, तो मनुष्य को भी ये संक्रमित करता था। तो 17वीं जो शताब्दी के उपरांत में जो इंग्लैंड के चिकित्सक थे, जो एडवर्ड जेनर ने यह खोज की कि जिन लोगों को गो शीतला हो चुका है उन्हें चेचक नहीं हुआ। तो इस खोज ने जो प्रथम टीके के आविष्कार का जो मार्ग प्रदर्शन किया और लोगों को चेचक से बचाने में सहायता की। तो आवर साइंटिफिक हेरिटेज, यानी कि हमारी जो वैज्ञानिक परंपरा, लॉन्ग बिफोर मॉडर्न वैक्सीन, देखिए आधुनिक टीकों से बहुत पहले, इंडियन हैड ए ट्रेडिशनल मेथड कॉल्ड वेरियोलेशन टू प्रोटेक्ट अगेन स्मॉल पॉक्स, कि भारत में चेचक से बचाव के लिए एक पारंपरिक विधि का उपयोग किया जाता था। इट इनवॉल्व्स यूजिंग मटेरियल फ्रॉम वेरियोलेशन, यानी कि जिसको कहा जाता था मसूरीकरण। ठीक है, वेरियोलेशन मसूरीकरण कहा जाता था। तो इसमें चेचक के, यानी कि इट्स इन्वॉल्व यूजिंग ए मटेरियल फ्रॉम ए स्मॉल पॉक्स शोड टू स्क्रैच द स्किन एंड क्रिएट ए मिल्ड इन्फेक्शन एंड बिल्ड इम्यूनिटी, यानी कि इसमें चेचक के जो फफोले के लिए एक पदार्थ को त्वचा पर खरोच कर लगाया जाता था, जिससे अपेक्षाकृत कम गंभीर संक्रमण होता था शरीर में। पीपल हु परफॉर्म्ड दिस प्रैक्टिस वर नोन एज टेकेदार या टिक्केदार, यानी कि जो शरीर में जो लगाई जाती थी, यानी कि जो इम्यूनिटी को जो विकसित हो जाती थी जिससे लगाने पर, तो जो लोग यह प्रतिक्रिया करते थे उन्हें टेकेदार कहा जाता था। थिंक लाइक ए साइंटिस्ट, यानी कि वैज्ञानिक की भांति सोचे। तो यहाँ पर दे रखा सबसे पहले कि ऑब्जर्वेशन, के अवलोकन। जेनर ने ऑब्जर्व किया कि मिल्क मेड हु हैड काउपॉक्स डिड नॉट कैच स्मॉल पॉक्स लाइकली बिकॉज द टू वायरस आर रिलेटेड, कि जेनर ने देखा कि दूध देने वाली जिन्हें गवालियों को गोशीलता हुआ है वे चेचक से संक्रमित नहीं हुई। तो संभवतः ऐसा इसलिए था क्योंकि दोनों रोगों से विषाणु संबंधित थे।
फिर हाइपोथेसिस यानी कि उसने परिकल्पना की कि कंटेंट इन द पुस ऑफ काउपॉक्स ब्लिस्टर्स प्रोटेक्टेड पीपल फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, कि गो शीतला के फफोलों में उपस्थित पदार्थ ने व्यक्तियों को चेचक से सुरक्षा प्रदान की। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटेशन। फिर उसने जो प्रशिक्षण किया, एक्सपेरिमेंटेशन, he tested this by injecting cowpox sap into a boy who later saw showed no illness when exposed to smallpox। यानी उन्होंने यह परीक्षण करने के लिए एक लड़के में गोशीतला से उत्पन्न फफोलों के तरल पदार्थ को अंतक्षेपित किया। इसके बाद यानी कि एक लड़के के अंदर जो उसने इंजेक्शन के थ्रू वो डाला, उसके बाद चेचक रोग से संपर्क में आने पर भी इस रोग के कोई लक्षण उसे दिखाई नहीं दिए। रिजल्ट क्या निकला कि ही फाउंड दैट पीपल हु वर इन्फेक्टेड विद काउपॉक्स सैप वर नाउ रेसिस्ट टू स्मॉल पॉक्स, कि उन्होंने देखा कि पाया कि जिन लोगों में गो शीतला के फफोलों से निकले तरल पदार्थ से संक्रमित किया गया था, वे अब चेचक के प्रति प्रतिरोधक हो गए थे। ठीक है। एप्लीकेशन कि मास वैक्सीनेशन इवेंचुअली हेल्प इरिडिकेट स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड वाइड। अनुप्रयोग व्यापक स्तर पर टीकाकरण के अतः पूरे विश्व में चेचक का उन्मूलन करने में फिर सहायता मिली। यानी कि उन्होंने जो काउ पॉक्स से ये वाला जो निकाल के और जो वुमेन के अंदर जो लगाया, तो इससे उन्हों के अंदर जो चेचक नहीं हुआ। ठीक है। तो इससे उसने जो रिजल्ट पाया कि इससे जो जो डिजीज है उस वैक्सीन से वो खत्म हो गई। तो फिर ये सब में यूज किया गया। वैक्सीन आर वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रोटेक्ट पीपल ऑफ ऑल एजेस, यानी कि टीका एजेस फ्रॉम इन्फेंट यानी कि शिशु टू द एल्डर, शिशुओं से लेकर बड़े तक, कि टीके शिशुओं से लेकर बुजुर्गों तक सभी उम्र के लोगों को कई गंभीर बीमारियों से बचाने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। अगेंस्ट मैनी सीरियस डिजीज यानी कि गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए, दे हेल्प प्रिवेंट इलनेस यानी कि ये मदद करते हैं बीमारियों को रोकने में, रिड्यूस यानी कि कम करने में, द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इन्फेक्शन को फैलने में, एंड सेव मिलियन ऑफ लाइफ एवरी ईयर, और प्रत्येक साल हर साल लाखों लोगों की जान बचाने में मदद करते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, लेकिन यह याद रखना जरूरी है दैट कि वैक्सीन आर प्रिवेंटिव नॉट क्यूरेटिव, कि जो वैक्सीन है, टीका है, वो निवारक है, उपचारात्मक नहीं। दे कैन हेल्प मिनिमाइज सीरियस डिजीज, ये गंभीर बीमारियों को कम कर सकते हैं बिफोर दे हैपन यानी कि उसके होने से पहले, बट लेकिन डू नॉट ट्रीट लेकिन उसका इलाज नहीं, दे दैम वंस समवन इज ऑलरेडी सिक यानी कि जो पहले से इस बीमारी से ग्रसित है। ठीक है, यानी कि बीमार है। सम पीपल कुछ लोग मे फियर और डाउट वैक्सीन वैक्सीन से डरते हैं और उन्हें शंका होती है, बट लेकिन साइंटिस्ट वैज्ञानिक एंड डॉक्टर केयरफुली सावधानी पूर्वक टेस्ट देम फॉर सेफ्टली, जिन सब का प्रशिक्षण करते हैं सुरक्षा के लिए। गेटिंग वैक्सीनेटेड नॉट ओनली प्रोटेक्ट यू बट ऑल्सो द पीपल अराउंड यू, कि जो टीका लगवाने से न केवल आप बल्कि आपके आसपास के लोग भी सुरक्षित रहते हैं। एवर हियर ऑफ, क्या आपने सुना है इंडियन रोल इन वैक्सीन प्रोडक्शन, कि जो इंडिया का कि भारत का महत्वपूर्ण रोल है टीका के उत्पादन में। इंडियन इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर, भारत विश्व के सबसे बड़े टीका उत्पादकों में से एक है। इट मैन्युफैक्चर्स वैक्सीन ऑन ए मैसिव स्केल एंड सप्लाई देम टू मैनी कंट्रीज, यहाँ व्यापक स्तर पर टीकों का निर्मित किया जाता है और अनेक देशों में इसकी आपूर्ति भी की जाती है। इंडियन वैक्सीन companies play a key role during the COVID-19 pandemic and continue to support global health effort। भारतीय टीका कंपनियों ने कोविड-19 महामारी के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, साथ ही यह कंपनियां
वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल के प्रयासों में निरंतर सहयोग दे रही है। नेक्स्ट आता है बी साइंटिस्ट, कि साइंटिस्ट वैज्ञानिक का परिचय जो यहाँ पर, कि डॉक्टर महाराज किशन भान was a well known Indian doctor and scientist, कि महाराज किशन भान एक प्रसिद्ध भारतीय चिकित्सक और वैज्ञानिक थे। एज सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव के रूप में ही हेल्प प्रोमोट साइंस एंड इनोवेशन इंडिया, उन्होंने मदद की उन्होंने भारत में विज्ञान और नवाचार को प्रोन्नत करने में यानी कि मदद की, सहायता की। ही प्लेड की रोल इन डेवलपिंग द रोटो वायरस वैक्सीन, यानी कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण जो प्रयास किया कि बच्चों के जो अतिसार की बचाने वाले रोटो वायरस टीके को विकसित करने में, कि विच प्रोटेक्ट चिल्ड्रन, जो बच्चों को बचाते हैं फ्रॉम द डायरिया से, अतिसार से। ही बिलीव्ड in using research to create affordable healthcare and made a big difference in Indian health and biotechnology sectors, कि वे किफायती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के एक शोध के उपयोग में विश्वास करते थे। इसके साथ ही उन्होंने भारत के स्वास्थ्य और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, यानी कि रोगों का उपचार। इन आवर इम्यून सिस्टम, कि हमारे जो इम्यून सिस्टम में फेल टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट एन इन्फेक्टियस डिजीज, कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली किसी संक्रमण रोग से हमें बचाने में असफल हो जाती है, वी फॉल इल, हम बीमार हो जाते हैं। एंड नीड टू विजिट ए डॉक्टर, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। द डॉक्टर में गिव एन मेडिसिन, डॉक्टर हमें कुछ दवाई देते हैं, कॉल्ड एंटीबायोटिक, जिसको एंटीबायोटिक कहा जाता है। विच किल द बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को मारती है, दैट माइट हैव कॉज द डिजीज, जिसके कारण बीमारी होती है। एंटीबायोटिक वर्क ओनली अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो एंटीबायोटिक होती है केवल बैक्टीरिया के विरुद्ध काम करती है, बिकॉज इन्फेक्शन फैलाने से रोकती है बैक्टीरिया को, बिकॉज क्योंकि दे टारगेट पार्ट ऑफ बैक्टीरिया सेल दैट आर डिफरेंट फ्रॉम, यानी कि उनका जो टारगेट होता है बैक्टीरियल सेल के भाग को, दैट आर डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन, जो ह्यूमन से अलग होता है, और अदर एनिमल सेल, और जो दूसरे एनिमल सेल से भी। दे डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरस और डिजीज काज बाई प्रोटोजोआ, कि वे जीवाणु और प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के लिए प्रभावी नहीं होते, यानी कि वे, क्योंकि जो जीवाणु होते हैं कोशिका के मात्र उन्हीं भागों को लक्षित करते हैं जो मानव या अन्य जंतु कोशिकाओं से अलग होते हैं, और ये विषाणु और प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के लिए प्रभावशाली नहीं होते। थिंक लाइक ए साइंटिस्ट, यानी कि एक साइंटिस्ट की तरह सोचो। डिस्कवर ऑफ द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, यानी कि प्रथम प्रतिजीवी पेनिसिलिन की खोज, कि डिस्कवरी ऑफ द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन कैसे हुई थी। तो पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड इन 1928 बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1928 में इसकी खोज की गई थी। ए बैक्टीरियोलॉजिस्ट फ्रॉम लंदन, जो लंदन में एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट था, वाइल स्टडिंग हार्मफुल बैक्टीरिया, वहां पर उसने एक स्टडी की थी हार्मफुल जो हानिकारक बैक्टीरिया से। तो ही नोटिस, उसने नोटिस किया दैट ए मोल्ड ऑन इज डिस्कार्ड पैट्रिडिक्स स्टॉप द बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोविंग, कि एक जो मोल्ड है, कि वहां पर उन्होंने देखा कि जो एक मोल्ड है, यानी कि फफूंद है पैट्रिडिक्स पर जो लगी हुई है, तो उसने फफूंद ने जीवाणु की वृद्धि को रोक दिया है, ठीक है, स्टॉप कर दिया है। ही रियलाइज, उन्हें रियलाइज हुआ द मोल्ड रिलीज ए सब्सटेंस, की मोल्ड एक सब्सटेंस रिलीज करती है दैट किल द बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को मार देती है। तो दिस चांस, यही उसके पास एक चांस था, डिस्कवरी टू लीड द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन, यानी कि उसने जो पेनिसिलिन की जो खोज की, इस खोज के द्वारा। तो द फर्स्ट एंटीबायोटिक यूज टू ट्रीट द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, और जिसका उपयोग जीवाणु संक्रमण की चिकित्सा के लिए किया गया। थॉट एंटीबायोटिक आर इफेक्टिव इन प्रोटेक्टिंग अस against bacterial infection and have saved millions of lives since their discovery, यद्यपि जो प्रतिजैविक औषधियां, यानी कि जीवाणु जो संक्रमण से हमें बचाने में प्रभावी है, और उसकी जो खोज के पश्चात करोड़ों जीवन बचाए जा सके। देयर इनडिस्क्रिमिनेट, कि उनके इनडिस्क्रिमिनेट यूज हैज लीड टू ए डिक्लाइन इन देयर इफेक्टिवनेस। इनडिस्क्रिमिनेटिव
इनडिस्क्रिमिनेट मतलब होता है अनियंत्रित, यानी कि परंतु उनका अनियंत्रित उपयोग उनकी प्रभावशीलता की कमी का कारण भी बना बना रहा। जैसे कि डायग्राम 3.5 ए में दिखा रखा है। नाउ डे कि आज के दिन में देर आर न्यूज हेडलाइंस अबाउट एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस के बारे में हेडलाइन न्यूज जो हेडलाइंस में रहती है, ए फिनोमिना यानी कि एक जो परिघटना, एक परिघट जो है प्रक्रिया है, जहाँ वेयर बैक्टीरिया, जहां पर बैक्टीरिया दैट वर अर्लियर किल्ड बाय ए गिवन एंटीबायोटिक, कि जो पहले ही बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक देकर मार दिया जाता है, आर फाउंड टू सर्वाइव, यानी कि जहां पर उन्हें सर्वाइव किए हुए पाया जाता है, एंड मल्टीप्लाई डिस्पाइट ट्रीटमेंट, और इतने सारे ट्रीटमेंट करने के बाद भी विद दैट एंटीबायोटिक, फिर भी वो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, यानी कि एंटीबायोटिक देने के बाद भी जो बैक्टीरिया है वो नहीं मर रहे। दिस मेक्स, किसके कारण, यानी कि जो ये हो रहा है, कॉमन इन्फेक्शन हार्डर टू ट्रीट, यानी कि इसके कारण जो सामान्य संक्रमण की चिकित्सा को ये कठिन कठिन बना रहा है, एंड इंक्रीज द रिस्क, और इसके साथ में ही ये बढ़ा रहा है रिस्क ऑफ द कॉम्प्लिकेशन, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस एंड इवन डेथ, यानी कि जटिलता को, दीर्घकालीन रोगों और यहाँ तक कि मृत्यु की संभावना भी बढ़ा रहा है। नेक्स्ट है एक्टिविटी 3.7, लेट अस इन्फर, ये एक्टिविटी देखने से पहले हम ऊपर जो ये दिया हुआ है हमारा 3.5 ए, इसके अंदर ये फिगर है, ये देखते हैं कि किस तरह से जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस है बैक्टीरिया कम्युनिटी के अंदर स्प्रेड होती है, फैलती है। तो यहाँ पर देखो, एक तरफ एनिमल दे रखा है, दूसरी तरफ यहाँ पर एक ह्यूमन बींग दिखा रखा है। तो इसके अंदर जैसे डेवलप की जाती है रेसिस्टेंस इन बैक्टीरिया एंड एनिमल्स के अंदर, तो यहाँ पर जो एंटीबायोटिक दी जाती है, तो इसके अंदर जो एंटीबायोटिक जो रेसिस्टेंस दिए गए, तो यहाँ से हम अगर इसका फूड वगैरह लेंगे, एग बटर मिल्क जो भी हम खाते हैं एनिमल प्रोडक्ट, तो उससे क्या होता है, ह्यूमन बींग के अंदर आ जाता है। वही दूसरी तरफ इनका जो मैन्यूर्स वगैरह जो यूज यूज किया जाता है, जो खाद वगैरह बनाने के लिए गोबर वगैरह जो क्रॉप्स वगैरह के अंदर डाला जाता है, तो क्रॉप से जब हम फूड प्रोडक्ट जो लेते हैं, क्रॉप गेहूं वगैरह चावल मक्का जो जो भी है, तो वहां से भी हम खाते हैं, तो ये फिर क्या होता है, ह्यूमन बींग के अंदर आ जाता है। तो इस तरह से स्प्रेड होता है एनिमल से। दूसरी तरफ यहाँ पे जो डेवलप रेसिस्टेंस ह्यूमन बॉडी से, या फिर वुमेन है, ठीक है, इसके अंदर तो यहाँ पर ये सीरियस इलनेस है, तो इसको जो हॉस्पिटल की जरूरत है, हॉस्पिटल के अंदर इसको केयर के लिए लेके जाता है, लिया जाता है, तो वहां पर भी जो स्प्रेड होते हैं डायरेक्टली जो पेशेंट से, और इनडायरेक्टली थ्रो कहा चल जाते हैं हेल्थ केयर वर्कर्स के अंदर, और फिर वहां से जो पेशेंट वगैरह जो भी घर पे जाते हैं हॉस्पिटल वगैरह से, तो वहां पे उस तरह से स्प्रेड होके जो अदर ह्यूमन बींग होते हैं वहां पे चले जाते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया। तो इस तरह से जो बैक्टीरिया रेसिस्टेंट जो बैक्टीरिया स्प्रेड होते हैं थ्रू द ह्यूमन बींग से, ह्यूमन से और एनिमल से। स्टडी द इन्फ्रोग्राफिक गिवन इन फिगर 3.5 बी, यहाँ पर आपका जो फिगर दे रखा है नीचे 3.5 बी, तो इसके अंदर कह रहा है कि यहाँ पर कि अध्ययन करने के बाद, कि नीचे दिए गए आरेख का अध्ययन करो, यहाँ पर जो दिया हुआ है, हाउ डू यू थिंक, यानी कि आप क्या सोचते हो, द एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस हैज बीन डेवलप इन बैक्टीरियल पैथोजेंस, कि जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस है वो कैसे विकसित हुआ पैथोजेंस के द्वारा, व्हाट प्रिसिकेशन मे बी टेकन टू रिड्यूस एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, और एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस को कम करने के लिए कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। टू टेकल द प्रॉब्लम ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस वी मस्ट यूज एंटीबायोटिक वाइजली, प्रतिजैविक प्रतिरोगों की समस्या से निपटने के लिए हमें जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस का उपयोग समझदारी से करना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर ये दिखा रखा है कि कैसे हमें एंटीबायोटिक लेनी चाहिए और कब हमें जो नहीं लेनी चाहिए। तो फर्स्ट ओनली व्हेन प्रिस्क्राइब बाय ए डॉक्टर, कि जब केवल डॉक्टर ही लिखे, ठीक है, डॉक्टर के द्वारा ही दी जाए तभी हमें लेनी चाहिए। इन द करेक्ट डोज, सही डोज के अंदर, एंड फॉर द राइट ड्यूरेशन, और सही समय पर, अवॉइडिंग अननेसेसरी यूज, और अननेसेसरी यूज से हमें बचना चाहिए, अनावश्यक उपयोग नहीं करना चाहिए। हेल्प प्रिवेंट द राइज ऑफ रेसिस्टेंस बैक्टीरिया, कि जो मदद करते हैं प्रिवेंट जो रेसिस्टेंट बैक्टीरिया को बढ़ाने में, एंड कीप्स एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव फॉर फर्दर जनरेशन, और उसके साथ ही जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो आने वाली जनरेशन के अंदर, यानी कि जो आने वाली जो जनरेशन होती है उसके को भी अफेक्टिव करते हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम, यानी कि जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है, लाइक जैसे आयुर्वेदा, सिद्धा एंड उनानी हैव बीन यूज इन इंडियन फॉर मैनी ईयर टू मैनेज कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम, कि ये कई सालों से ही जो इंडियन के अंदर चली आ रही है, जो औषधियाँ वगैरह है, यानी कि भावी पीढ़ियों से प्रभावी जो बनी रही है हमारे देश के अंदर कई सालों से ही,
हेल्थ प्रॉब्लम को लेकर। दे यूज नेचुरल सब्सटेंस, जो प्राकृतिक सब्सटेंस में प्रयोग की जाती है, जैसे कि हर्ब्स यानी कि औषधि ली जाती है, ऑयल्स यानी कि जो तेल्स वगैरह लगाए जाते हैं, जैसे मसाज वगैरह करते हैं आयुर्वेदिक तेल से, एंड मिनरल्स और जो कुछ खनिज होते हैं, फॉर मैनेजिंग इलनेस यानी कि बीमारी को मैनेजिंग करने के लिए, एंड प्रोमेटिंग रिकवरी और रिकवरिंग करने के लिए, एंड फोकस ऑन ए हेल्थ लाइफस्टाइल और जीवन शैली को ध्यान देने के लिए, जीवन शैली को जो बदलने के लिए, केंद्र करने के लिए, एंड बैलेंस डाइट और उसके साथ ही आहार को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, आहार जो संतुलित है आहार के लिए। while this system can help with some condition, जबकि ये जो सिस्टम है कुछ कंडीशन के अंदर ही मदद करते हैं, एंड आर यूजफुल फॉर एवरी डे, जबकि जो प्रयोग किए जाते हैं प्रत्येक दिन वेल बींग, जैसा कि दे मे नॉट बी अफेक्टिव फॉर ऑल डिजीज एंड ऑल एट ऑल स्टेज, ये सभी डिजीज पर अफेक्टिव नहीं करते, ठीक है, कि प्रभावशाली नहीं होते, और उसके साथ ही सभी स्टेज के अंदर भी। थेरेपी फॉर, देखिए थेरेपी ली जाती है फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल बीमारी के लिए, फोकस ऑन मैनेजिंग सिम्टम्स, लक्षणों को जो देखते हुए, उसके साथ ही एंड रिहैबिटेशन, rehabilitation and early diagnosis and continue care and are key to control the disease progression and prevent complications। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है पुनर्वास, यानी कि असंचरणीय रोगों के उपचार के लक्षणों में प्रबंधन और जीवन की गुणवत्ता सुधार में ध्यान दिया जाता है। तो जो औषधियां जीवन शैली में परिवर्तन और पुनर्वास के माध्यम से किया जाता है, जीवन शैली के माध्यम से की जाती है, तो सिर्फ निदान और निरंतर देखभाल रोग की प्रगति का नियंत्रण करने और जटिलता को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, इनकी औषधियों के लिए। तो ये जो हमारा चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद तो यहाँ पर देखो एक जो डेवलपमेंट ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस बैक्टीरिया एंड प्रिवेंटिव मेजर, ये और समझ लेते हैं हम इसके अंदर, ये हमारा लास्ट इसके अंदर ये बच गए ये। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज के और इंटेक्स दोनों के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हाउ बैक्टीरिया बिकम रेसिस्ट टू एंटीबायोटिक, यानी कि जीवाणु प्रतिजैविक औषधियों के लिए प्रतिरोधी कैसे बने। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट सर्कल के अंदर दिखा रहा है कि फ्यू माइक्रोब्स डेवलप रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, यानी कि कुछ जीवाणु प्रतिजैविक औषधियों के प्रति जो प्रतिरोध विकसित करते हैं वो लिए गए। और वहन एंटीबायोटिक किल बैक्टीरिया काजिंग इलनेस, दे ऑल्सो किलिंग गुड बैक्टीरिया प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। और जब प्रतिजैविक औषधि और रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु को मारती है तो वे शरीर को संक्रमण से बचाने वाले अच्छे जीवाणु को भी मार देती है, ठीक है। यानी कि आप जो रेसिस्टेंस लेते हो, जैसे कुछ माइक्रोब्स लिए यहाँ पे डेवलप करते हैं जो रेसिस्टेंस एंटीबायोटिक की, जो आप एंटीबायोटिक दवाई वगैरह लेते रहते हो ना अनावश्यक भी बेफालतू में, कि बीमार नहीं होंगे जल्दी से पहले ही ले लेते हैं डॉक्टर के बताने से पहले, तो आप लेते हो तो इसके अंदर वो उसके साथ में जो बैक्टीरिया वाले जीवाणु को तो मारती है, उसके साथ जो बचाने वाले कुछ होते हैं ना उनको भी वो मार देती है, तो हमारे अंदर वो कम हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस बैक्टीरिया ग्रो एंड टेक ओवर, और फिर जो प्रतिजैविक जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीवाणु होते हैं वो वृद्धि कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, और फिर और भी ज्यादा वो कठिन हो जाते हैं वहां पर उनका निकलना। तो सम बैक्टीरिया ट्रांसफर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस टू अदर बैक्टीरिया, यानी कि कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं जीवाणु होते हैं वो अन्य जो बैक्टीरिया के प्रतिजैविक में ट्रांसफर हो जाते हैं, और जिससे अधिक समस्याएं उत्पन्न होती है, इनकी मोर प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो आई नीड एंटीबायोटिक फॉर माई मदर, सी हैज ए श्योर थ्रोट एंड ए फीवर। इसके अंदर दिखा रखा है कि मैं अपनी माँ के लिए इस प्रतिजैविक औषधि की आवश्यकता है, उन्हें गले में दर्द और ज्वर है, इसलिए जो ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, दिखा रखी है इसके अंदर। तो यू मस्ट गेट ए प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम ए डॉक्टर, तो आपको एक चिकित्सा से औषधि पत्र लेना जरूरी है, यानी कि डॉक्टर से लिखवा कर ही आपको लेनी है। जो एंटीबायोटिक इस तरह से आप स्टोर से खरीद लेते हो ऐसे ही गलत है। आर यू गिविंग एंटीबायोटिक टू यू कैटल्स, यानी कि क्या अगर आपको कैटल्स वगैरह की गाय भैंस जो भी आप जो रखते हो उसको दे रहे हैं ये, तो नो, आई एम नॉट यूजिंग एनी एंटीबायोटिक्स, मैं कोई एंटीबायोटिक यूज नहीं कर रही, ठीक है। इसके अंदर आप कहीं भी गाय व दूध वगैरह जो भी आप लेके आते हो या उसके अंदर जो उसकी
जहां से भी आप प्रोडक्ट वगैरह खरीदते हो, तो जिस एनिमल का, तो वहां से भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप जो उसको एंटीबायोटिक दवाई वगैरह दे रहे हो क्या। जैसे आप कहीं से दूध वगैरह लेते हो, गाय भैंस वगैरह का जो भी आप लेते हो, तो आप देखते हो ना बीमार हो जाते हो तो उसको दवाई वगैरह देते हो, तो उसके दूध के अंदर भी उसी दवाई की स्मेल आती है। तो आपको पहले जानकारी होनी चाहिए, अगर वो एंटीबायोटिक ले रही तो आपको वो प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए। ठीक है, जब वो खत्म हो जाए उसके बाद ही आपको वो करना चाहिए यूज। तो नो नो, डू नॉट गिव एंटीबायोटिक इंजेक्शन डू यूर कैटल। नहीं नहीं, अपने जो कैटल्स को एंटीबायोटिक इंजेक्शन ना दे। इट विल डेवलप एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस अदरवाइज। अन्यथा यह प्रतिजैविक जो रेसिस्टेंस विकसित करेगा। इसके अंदर जैसे चिल्ड्रन कह रहे हैं कि ये नहीं देना चाहिए, ये रेसिस्टेंस इसके अंदर डेवलप करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर ये यहाँ पर आपको डेवलप एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया और प्रिवेंटिव मेजर, जो प्रिवेंटिव मेजर दिखा रखा था आपको किस तरह से प्रिवेंट होना चाहिए और कैसे ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट डेवलप करता है, ये इसके अंदर जो दिखा रखा था फिगर के अंदर। तो ये हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया है। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। इसके अंदर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर की इसी चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।